स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो ये किया था कि हमने लिनक्स के फाइल सिस्टम्स को पढ़ा था कि भाई लिनक्स के फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, फाइल सिस्टम का पर्पस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम आज जो चीज करने जा रहे हैं वो है कि जी हम लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे फाइल सिस्टम में। जाहिर है, जब हम फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो हम फाइल सिस्टम क्यों क्रिएट करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। फाइल सिस्टम इसलिए क्रिएट किया जाता है कि ताकि आप उसके अंदर अपने पार्टीशन पे डिस्क्स और फाइल्स को मैनेज कर सकें। जैसे कि मैंने विंडोज की एग्जांपल देके बताया था कि भाई ये एक विंडोज का फाइल सिस्टम है, लेट्स से ये फाइल सिस्टम है, लेट्स से ये है फाइल सिस्टम, ये एक फाइल सिस्टम है। इसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप, आपने फाइल्स प्लेस की हुई है, बहुत सारी डायरेक्टरीज बनाई हुई है अपनी, ठीक है ना, ये सारे काम आपने किए हैं। ठीक है, अगर ये फाइल सिस्टम नहीं होता, डी पार्टीशन नहीं होता, और ये किस फाइल फाइल सिस्टम किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट किया जाता है, यानी कि जो पार्टीशन या डिस्क पार्टीशन बनाते हैं, जब हम पार्टीशन बना लेते हैं तो इनिशियली वो एम्प्टी होता है, उसके ऊपर आप कुछ लिख या राइट नहीं कर सकते। तो किसी भी डिस्क के ऊपर, यानी अगर आप रॉ डिस्क मार्केट से खरीद के लाएं और उसको अपने सिस्टम में प्लग कर दें, तो क्या आप उस डिस्क पार्टीशन पे कुछ राइट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, जब तक कि उसके ऊपर कोई फाइल सिस्टम इंस्टॉल ना कर दें या उसको किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट ना कर दें। ये कहते हैं उसको फॉर्मेट करना। आपने कभी एक्सपेरिमेंट ये किया होगा कि कभी आप यूएसबी ड्राइव बाहर से पोर्टेबल होती है ना, वो लेकर आए और उसको लाकर अपने सिस्टम में लगाएं। सबसे पहले जो सिस्टम है वो आपको पता है क्या प्रॉम्प्ट करता है? वो कहता है कि इसके ऊपर ये यूएसबी बिल्कुल एम्प्टी है, इसके ऊपर कोई फाइल सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो क्या आप इसको किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करना चाहेंगे? तो फिर उसको आप सबसे पहले किसी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करते हैं। जब तक आप फाइल सिस्टम को अपने डिस्क पार्टीशन पे इंस्टॉल नहीं करते या उससे फॉर्मेट नहीं करते, उस वक्त तक आप कोई भी फाइल उसके अंदर राइट नहीं कर सकते, उस डिस्क पार्टीशन पे कोई फाइल रख नहीं सकते, कोई डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसलिए जब हम अपनी नई परचेज की हुई यूएसबी ड्राइव को अपने सिस्टम में प्लग करते हैं तो हमसे सबसे पहले पूछता है कि आप इसको एनटीएफएस के फाइल सिस्टम से, या जो भी अगर फर्ज करें वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो बोलेगा मैं EXT3 EXT2 से आप इसको फॉर्मेट करना चाहेंगे। अगर विंडोज का पार्टीशन होगा या विंडोज का फाइल सिस्टम होगा या विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो ये कहेगा कि क्या आप इसको एनटीएफएस से फॉर्मेट करना चाहेंगे, तो आप उसको एनटीएफएस से फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके बाद वो फॉर्मेट हो जाता है और उसके ऊपर आप इस तरह की डायरेक्टरीज बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस लास्ट क्लास में ये बताया था फाइल सिस्टम का क्या होता है, जस्ट समरी, एक शॉर्ट सी समरी कि जी फाइल सिस्टम क्या करते हैं काम। फाइल सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइल सिस्टम क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं डिस्क के ऊपर। फाइल सिस्टम पार्ट होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर की फाइल्स को, डायरेक्टरीज को स्टोर करता है डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम एक सिस्टम लेवल का सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फाइल सिस्टम जो है वो क्या है? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। उसके बाद हमने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, जो कि हमने इंस्टॉल किया था वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब वो वर्चुअल मशीन जो हमने उसके ऊपर ओरेकल लिनक्स इंस्टॉल की थी, तो उस ओरेकल लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद उस पर कुछ हमने पार्टीशंस बनाए थे और उन पार्टीशंस को हमने EXT4 जो कि लिनक्स का फाइल सिस्टम है उससे हमने फॉर्मेट भी किया था। जब हमने उसको फॉर्मेट कर लिया था EXT4 से या EXT3 से, तो उसके ऊपर इस तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन गया था। ठीक है, ये जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल मशीन पे करें, चाहे कंटेनर में करें, चाहे कहीं पे भी करें, जब आप लिनक्स की मशीन को इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, तो वो इस तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये कॉमन डायरेक्टरीज होती हैं कि वो बाय डिफॉल्ट इनको क्रिएट करता है। जैसे अगर आप अपने सिस्टम पर पीसी हो या लैपटॉप हो, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है कि उसके ऊपर कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बनती हैं। कौन सी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बनती हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कि उसके ऊपर आपको नजर आएगा, जब आप अपना विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो भाई उसके ऊपर एक डेस्कटॉप की डायरेक्टरी बनती है, एक डाउनलोड की डायरेक्टरी बनती है, एक डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी बनती है, एक पिक्चर की डायरेक्टरी बनती है, एक म्यूजिक की डायरेक्टरी बनती है, एक वीडियो की डायरेक्टरी बनती है। ये डायरेक्टरीज आपने तो नहीं बनाई हुई होती, तो फिर ये कहां से आ जाती हैं?
हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये इस तरह से आ जाती हैं कि जब भी हम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर ये डिफॉल्ट डायरेक्टरीज बनती हैं, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से हमें ड्राइव्स दिखा रहा होता है फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिस तरीके से वो कुछ अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरीज को भी इंस्टॉल करता है, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की मैनेजमेंट के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आप यूजर की चीजों को मैनेज करना है, प्रोसेस को मैनेज करना है, डिवाइसेस को मैनेज करना है, हार्डवेयर को मैनेज करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट यूजर प्रोग्राम्स हैं उनको इंस्टॉल करना, उनको अपडेट करना, उनको उनको मैनेज करना, ये सारा काम किसका होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। जैसे विंडोज करता है ऐसे लिनक्स भी करता है। तो मैंने जो मशीन बनाई थी वो टेक VM1 के नाम से बनाई थी, जो लास्ट क्लासेस में मैंने बनाई थी। मैं इस VM को स्टार्ट करता हूं। आज हम सिंपल काम ये करेंगे कि आज हम लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विंडोज का होता है ना, ये देखें, अभी मैंने आपको बताया। सिंपल अगर समझना चाहें कि जब आप विंडोज की मशीन इंस्टॉल करते हैं तो भाई ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आता है। कोई भी आप अपने लैपटॉप में भी देखेंगे आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो आपने क्रिएट नहीं किया। आपने तो ये क्रिएट नहीं किया ना, ये तो खुद जब आपने विंडोज इंस्टॉल की डिफॉल्ट ये इंस्टॉल हो गया। सिमिलरली लिनक्स में भी होता है कि उसका अपना एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। अब वो क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो हम सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स में जाएंगे, जो कि एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। वर्चुअलाइजेशन को लेयर को क्रिएट करने के लिए हमारा इस वक्त जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है और हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है। तो मैं इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। नॉर्मल मैंने स्टार्ट किया, तो अभी अभी 1 मिनट के अंदर अंदर जो है हमारे पास VM स्टार्ट हो जाएगी, पावर अप हो रही है VM। और इसके अंदर आपको याद होगा हमने ओरेकल लिनक्स को इंस्टॉल करवाया था, ठीक है, ओरेकल लिनक्स को इंस्टॉल करवाया था। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं भाई हम ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस का बुनियादी पार्ट है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट आपके नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। आपको मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट होगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही भाई आप लिनक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? आप मैक ओएस भी तो पढ़ा सकते हैं, आप विंडोज ओएस भी तो पढ़ा सकते हैं, तो लिनक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? उसकी क्या रीजन है? तो भाई उसकी रीजन ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तकरीबन 95% एंटरप्राइजेस में भी, मुख्तलिफ जगहों पर भी, और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जिनमें डेवलपमेंट हो रही है, AI है, लाइक बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक कुबरनेटीज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स है, पाइथन, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सब की सब लिनक्स पे हो रही है। चाहे आप IoT डिवाइसेस देख लें, चाहे आप नेटवर्क इक्विपमेंट्स देख लें, नेटवर्क सिस्को की कितनी बड़ी बड़ी कितनी महंगी महंगी फायरवॉल्स हैं जिनकी करोड़ों रुपए मालियत होती है, वो सारी फायरवॉल्स भी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिनक्स में बनता है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। आप अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देखिए। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो भी लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स की एक कॉपी है, ठीक है। वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है बेसिकली। की कोशिश की है रूट करके, करना दीजिएगा, वैसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को आता है तो हाथ खड़ा करके बताए कभी कोशिश की है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की? जवाब मैं आपको वैसे बताता हूं कि अगर कभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने जाए ना, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन है इंस्टॉलेशन के बाद, कि मेरे पास रूट का पार्टीशन है, फिर पिन का पार्टीशन है, और वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पूरा वही दिखाता है जो लिनक्स का होता है। तो बेसिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिनक्स की ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स का ही एक फ्लेवर है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए, टैबलेट डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, अब कितने लोग हैं जो मैकबुक यूज करते हैं? बहुत सारे लोग हैं। अब जो है बड़ा ट्रेंड चल गया मैकबुक्स को यूज करने का, कि भाई हर एक बंदे के पास जो है ना वो मैकबुक मिलेगी आपको, मैक 1 मिलेगी, कोई मैक 2 है, तो कोई पता नहीं कौन कौन से नाम है उसके बहुत सारे। तो वो जो मैकबुक होती है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? वो भी लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके बनाया गया, लेकिन कॉपी लिनक्स की ही है, डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स की ही है, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी ज्यादा वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी और इतना वाइडर यूटिलाइजेशन है, जिसकी वजह से हमारे लिए, सबके लिए जरूरी, हम सबको कोशिश खुद से भी यही करनी चाहिए कि भाई हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख लें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज आप देखें, आज हम काफी चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे इसी। ये वो यूजर था जो मैंने क्रिएट, जब हमने ओपन कॉल किया था, अपने जा रहे हैं
हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, उसमें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है और उस किस डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेंगे टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल प्रोग्राम जिस तरीके से आपका विंडोज में सी प्रॉम्प्ट होता है ना, सी शेल होता है, सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। विंडोज का अगर मैं बोलूं टर्मिनल क्या है, तो विंडोज का टर्मिनल या फिर शेल वो क्या है, वो सीएमडी है, कमांड प्रॉम्प्ट है। यहां से आप विंडोज की बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टरी लेनी है तो DIR प्रेस करेंगे, डायरेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है, CLS करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी वो कमांड्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स है, बट हम एग्जीक्यूट कहां कर रहे हैं, विंडोज के शेल से। विंडोज का जो शेल प्रॉम्प्ट होता है उसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ये सीएमडी जो है, वो टर्मिनल जो है, वो एक ऐसी इंटरफेस होती है, ये एक ऐसी इंटरफेस है जो आपके दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान मौजूद है, और वो आपसे इनपुट मांग रही है कि मुझे बताइए आप कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या काम करवाना है। मैंने ये कहा कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम से कहो कि मुझे जिस पाथ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, जिस पाथ पे मैं इस वक्त प्रेजेंट हूं, वो है C: यूजर्स एंड HP का, इसके ऊपर जितनी भी डायरेक्टरीज बनी हुई है वो लिस्ट डाउन कर दे। तो उसने बोला कि मेरे पास ना DIR की कमांड है, ये आप भेजें मुझे, और भेज कर एंटर करें तो मैं ये वाली कमांड फॉरवर्ड करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फाइल सिस्टम को फॉरवर्ड करेगा, फाइल सिस्टम आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ला के दे देगा। बिहाइंड द सीन यही होगा। अब मैंने DIR प्रेस किया तो ये पूरी चीज आपके पास इस तरीके से लिस्ट डाउन हो गई। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो अब हम यही चीज लिनक्स में सिमुलेट कैसे करेंगे। भाई लिनक्स में हम क्या करेंगे, अगर मुझे CMD चाहिए लिनक्स में, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपन टर्मिनल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये CMD ओपन हो गया। ये किसका CMD ओपन हो गया भाई, ये लिनक्स का CMD ओपन हो गया। तो जिस तरीके से विंडोज में हम कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे, ऐसे ही अब हम लिनक्स में कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। मिसाल के तौर पे ls-lrt, ये क्या कमांड, ये कमांड है लिस्ट करने की, फाइल्स को लिस्ट करने की। ठीक है, तो ये फाइल्स को लिस्ट करने की मैंने कमांड जैसे एग्जीक्यूट की तो आपको लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में फाइल्स लिस्ट डाउन होकर आ गई। -lrt ये इसकी स्विचेज हैं ls के, लिस्ट कमांड के। अगर मैं खाली ls लिखता तो ये इस तरीके से फाइल लिस्ट डाउन हो जाती, लेकिन मैंने ls-lrt लिखा तो टाइम बेस्ड लॉन्ग लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। यानी कि जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड फाइल हुई होगी वो सबसे बॉटम पे आएगी। -r का मतलब क्या, रिवर्स ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड फाइल हुई, यानी कि रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड फाइल हुई होगी वो सबसे लास्ट में आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका वो है जो कि लिस्ट की कमांड है, ये इसका टर्मिनल है। अच्छा, टर्मिनल के ऊपर ही जब आप DF करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता है फाइल सिस्टम्स। इसमें एक /dev का फाइल सिस्टम है, /run का फाइल सिस्टम है, /sys का फाइल सिस्टम है, /boot का फाइल सिस्टम है, /run का फाइल सिस्टम है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी जरा डायरेक्टरीज के अंदर जाते हैं। ये तो फाइल सिस्टम है ना, अब हम जाते हैं cd/root। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, रूट पे जाते हैं और ls-lrt करते हैं। तो ये हमें डिफरेंट टाइप के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, ये हमें डिफरेंट टाइप के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है। ठीक है, इसमें अभी इस वक्त PWD यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में करूंगा तो मैं कहां पे एग्जिस्ट कर रहा हूं, कहां पे खड़ा हूं, रूट के ऊपर। रूट क्या होता है, ये पहला जो फर्स्ट जो डायरेक्टरी होती है दैट इज कॉल्ड रूट, वो एम्प्टी होती है, यानी कि उसके साथ कोई नेम नहीं होता, जस्ट ये साइन होता है फॉरवर्ड / इसका मतलब है हम लिनक्स के रूट पर खड़े हुए। ठीक है, रूट डायरेक्टरी पे खड़े हुए। रूट डायरेक्टरी ये वो डायरेक्टरी होती है कि जिसके अंदर सारी इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज आती हैं। वो सारी डायरेक्टरीज जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, वो सारी डायरेक्टरी कहां पर आती हैं, वो रूट के पार्टीशन पर आती हैं या रूट की डायरेक्टरी के अंदर आती हैं। तो ये सारी जितनी भी डायरेक्टरीज आपको नजर आ रही है ना, tmp, run, dev, proc, sys, etc, root, boot, opt, home, var, usr, media, mnt, srv, ये सब क्या है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सारी डायरेक्टरीज हैं कि जो कि जब हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया तो उसके साथ आई। अब मेरा यहां पर आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोग माशाल्लाह आजकल आपको पता है कि कंटेनर्स और कुबरनेटीज का भी दौर है, तो ये एक और लाइटर वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। तो जब आप कंटेनर्स पे काम करते हैं या फिर आप डॉकर्स पे काम करते हैं तो वहां पर भी इंटरनली इनसाइड आपके पास क्या होता है, लिनक्स ही इंस्टॉल हुई होती है। तो जब आप डॉकर के रूट पर जाते हैं, यानी अगर आप डॉकर, अगर फर्ज करें ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं बल्कि डॉकर या कंटेनर का है।
तो वहां पर भी जब आप रूट के ऊपर जाएंगे, इस तरीके से सीडी करके रूट पर जाकर ls -lrt लिखेंगे, तो आपको इसी तरीके का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि इनसाइड द डॉकर या कंटेनर लिनक्स ही इंस्टॉल हुई होगी, उसी पे काम हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उसमें परेशान ना होइएगा, घबराइएगा नहीं कि भाई ये क्या आ गया, तो वो समझ जाइएगा कि ये रूट पार्टीशन है कंटेनर का, और या ये रूट पार्टीशन है वर्चुअल मशीन का, और उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल हुई है, और उस लिनक्स ने आपको ये बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरीज बना के दी हैं। अब मैं आपको सिंपली, जब ये चीजें समझ आ गई हैं, तो मैं अब आपको सिंपली इनके इनके मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या मीनिंग है। जैसे कि रूट डायरेक्टरी है, रूट द टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हायरार्की, जो सबसे टॉप डायरेक्टरी होती है इसकी, उसको रूट कहा जाता है, मैंने बता दिया आपको। फिर स्लैश बिन में क्या होता है, इसमें सारी बाइनरीज एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं। आपके सिस्टम में जितनी भी कमांड्स हैं, एलएस की कमांड है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड है, ये सारी जितनी भी हैं, ये सब बाइनरी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सीज होती हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं। ये किस डायरेक्टरी में पड़े होंगे लिनक्स के? स्लैश बिन में पड़े होंगे सर। अब हम जरा जाके देख लेते हैं जरा स्लैश बिन में है क्या, अपने कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं अभी इस वक्त कहां खड़ा हूं, अगर मुझे ये देखना है कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या क्या लिखूंगा, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी के किस डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी में आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हुए। अब मैंने कहा कि CD/bin में जाओ, इसका मतलब ये है कि रूट में जाओ, रूट के बाद किस में जाओ, बिन की डायरेक्टरी देखें यहां पर होगी, नजर आ रही है आप लोगों को, किसी को नजर आ रही है बिन की डायरेक्टरी यहां पर? यहां कहीं बिन की डायरेक्टरी नजर आ रही है? ये रही बिन, पड़ी है बिन की डायरेक्टरी, ये बिन की डायरेक्टरी। तो हम, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, हम CD करके बिन में जाएंगे। हम बिन की डायरेक्टरी में गए, अब देखें PWD प्रेस करें तो कहां पर खड़े हैं आप बिन की डायरेक्टरी में खड़े हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा यहां पर कि भाई बिन की डायरेक्टरी में सारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं लिनक्स के, सारी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो हम जरा जाके देख लेते हैं इसमें है कि नहीं है, क्या मौजूद है इसमें, अभी देख लेते हैं। ls-lrt करें, रिवर्स ऑर्डर में देखें, सारी कमांड्स जो लिनक्स की हैं, लिनक्स की जितनी भी बाइनरी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं, वो सारे लिनक्स के यहां पर आ गए, नजर आ रहे हैं। सारे लिनक्स के सारे प्रोग्राम, जितनी भी चीजें, इवन के जितनी भी कमांड्स हैं, जो आप कमांड अभी इस वक्त रन कर रहे हैं ना, वो भी सारे उनके प्रोग्राम भी एग्जीक्यूटेबल यहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, चले मैं दिखाता हूं, अच्छी सी चीज दिखाते हैं। ये देखें पीएस, अभी मैं आपको बताऊंगा पीएस क्या होता है। पीएस का मतलब होता है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट की या प्रोसेस की कमांड होती है, शो प्रोसेस की कमांड होती है। ये कमांड जो प्रोसेस की होती है, पीएस, ये क्या करती है, ये आपको दिखाती है कि कौन से इस वक्त एक्टिव प्रोसेस है आपके सिस्टम में। ये एक बाइनरी प्रोग्राम है, ये एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल एक्सी है, सिंपली जस्ट एक एक्सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर आप इसको चलाएंगे, इसको रन करेंगे, यानी पीएस लिख के एंटर करेंगे, तो ये फाइल चल जाएगी, ये प्रोग्राम चल जाएगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये अपनी आउटपुट देगा ना आपको। इसकी आउटपुट, इसका पर्पस क्या है पीएस का, कि ये आपको जितने भी एक्टिव प्रोसेस आपके सिस्टम में है उनको दिखा देगा। इस वक्त करंट रनिंग प्रोसेस ये है, इस वक्त इस यूजर से जो चल रहे हैं, उसका प्रोसेस आईडी दिखा देगा, किस टर्मिनल से चल रहे दिखा देगा, कितने टाइम हुआ चलते हुए दिखा देगा, और वो कमांड कौन सी एग्जीक्यूट की है वो दिखा देगा। ठीक है, अब जैसे पाइथन भी इंस्टॉल है सिस्टम में, पाइथन भी इंस्टॉल है, ये पाइथन 2 एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो इंस्टॉल है। अगर मैं पाइथन लिखता हूं खाली, तो ये देखिए पाइथन का शेल भी आ गया मेरे पास। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड, तो ये पाइथन का प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो मैं अभी इस वक्त क्योंकि पाइथन नहीं पढ़ा रहा, पाइथन अभी सब आपको पढ़ाएंगी, तो मैं शेल से बाहर आ गया। बताने का मकसद स्टूडेंट्स ये है आप लोगों कि बिन के अंदर क्या होता है, बहुत बहुत आसान सी चीज है, लेकिन आप लोगों ने समझना बेटा जरूरी है इसको। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप हर तरह के एनवायरमेंट में आप लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है जी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि भाई बिन के अंदर क्या होता है, जितने भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो, इंक्लूडिंग योर कमांड्स, जो आप कमांड यूज कर रहे हैं, वो भी, वो कहां पर पड़ी हुई होंगी, वो कहां पर उनके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम पड़े हुए होंगे, वो यहां पड़े होंगे। इवन चलें, अभी हम बहुत ज्यादा एलएस की कमांड यूज कर रहे हैं, हम देखते हैं एलएस की कमांड कहां पड़ी हुई है बिन में। अभी देखते ls -lrt, ls, ls को दिखाओ, देखो इसने ls बता दिया कि ls यहां पड़ा हुआ है ना, लिस्ट आ गई, देखो ये पड़ा हुआ। अब ls की कमांड में चला
क्या करती है एलएस की कमांड भाई, ये प्रिंट करती है स्क्रीन को, सॉरी डायरेक्टरीज को एलएस करती है। किन डायरेक्टरीज, किन फाइल्स और डायरेक्टरीज को एलएस करती है, लिस्ट करती है, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होती हैं। तो इस वक्त मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी बिन की उसमें खड़ा हूं, उसमें बैठा हूं, तो फिर मेरे पास ये सारी चीजें आ गई इसलिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अगर मैं फर्ज करें सही है, ls माइनस lrt डेट की कमांड को देखता हूं कि डेट की एग्जीक्यूटेबल फाइल कहां पड़ी हुई, तो वो कहां पड़ी हुई है भाई, वो डेट में पड़ी हुई, वो भी यहां पड़ी हुई है, उसका भी देखें डाटा आ गया कि डेट की कमांड पड़ी हुई है। डेट की कमांड क्या करती है लिनक्स में, आपको डेट एंड टाइम जो भी करंट होगा वो प्रिंट कर देगी, खाली डेट लिखें आप, डेट एंड टाइम। इसी तरह से होस्ट नेम जो होता है, होस्ट नेम क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम का नाम होगा वो प्रिंट कर देगा। होस्ट नेम, मेरे सिस्टम का नाम इस वक्त लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, तो इसका मतलब है कि बिन का पता चल गया। अच्छा, अगर फर्ज करें एक वैसे आपको बता दूं पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी ये चीज करिएगा ना, डिस्ट्रक्टिव चीज है ये। अगर मैं यहाँ पे आरएम कर दूं, सारी बाइनरीज को उड़ा दूं, डिलीट कर दूं, क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? आपका सिस्टम हैक हो जाएगा या आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी भूले से भी ये काम ना कीजिएगा कि यहाँ पे आरएम चला दिया आपने, चलो भाई सारी बाइनरीज डिलीट हो गई, रिमूव हो गई। और एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से याद कर लें, बहुत अच्छी तरीके से, कहीं नोटबुक है पेज पे तो लिख लें, लिनक्स लिनक्स के अंदर कोई बेटा रिसाइकल बिन नहीं होता। एक दफा चीज अगर उड़ गई, डिलीट हो गई, तो वो डिलीट हो गई। बहुत डेंजरस होती है डिलीट की कमांड, तो 10 दफा सोच के चलानी है डिलीट की कमांड। ठीक है, 10 दफा सोच के चलानी है डिलीट की कमांड। क्यों क्यों डिलीट की कमांड सोच के चलानी है? क्योंकि लिनक्स में कोई रिसाइकल बिन नहीं होता। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। विंडोज में तो रिसाइकल बिन होता है ना, यहां से आप आते हैं, विंडोज में आए, चलें भाई यहाँ आए, सपोज करें यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल डिलीट कर दी, लेट से मैंने ये डिलीट किया, मैंने राइट क्लिक किया और यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो जाएगी ये कमांड। ये ना भाई डिलीट हो जाएगा ना, ये डिलीट हो गया। लेकिन ये कहां चला गया, ये मेरे रिसाइकल बिन में चला गया, तो मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ, या गलती से डिलीट हो गया। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होगा बेटा। लिनक्स के अंदर अगर एक चीज आपकी गई तो फिर वो गई, तो देख के ध्यान से काम करना है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं हो कोई ऐसी चीज आप लोग डिलीट कर दें जिसको फिर बाद में आप लोग रिकवर ना कर सकें, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं जनाब, हम आगे चलते हैं। तो हमने ये चीज देख ली कि बिन के अंदर क्या होता है, तमाम जितनी भी बाइनरीज होती हैं लिनक्स की, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दी करके कि भाई ये देख लें सारी बाइनरीज पड़ी हुई। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं, हम मजीद आगे चलते हैं। अब ने बिन देख लिया, बिन में क्या है, बाइनरीज एंड अदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अच्छा, ईटीसी में क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जितनी भी बेटा लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, चाहे वो आपकी डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे आपकी वो लैन कार्ड या नेटवर्क कार्ड जिसको कहते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे आपकी डिस्प्ले मॉनिटर की कॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे आपका रैम की कॉन्फ़िगरेशंस हो, चाहे आपकी सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशंस हो, जितनी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होती है सारी की होती है लिनक्स की ईटीसी की डायरेक्टरी में होती है। कोई भी आपसे पूछे, बोले भाई ये बताएं कि लिनक्स में जितनी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिस्टम्स की कहां स्टोर होती हैं, उनको आप फौरन जवाब दें भाई वो ईटीसी की डायरेक्टरी में होती है, /etc में। अब हम चल के भी देख लेते हैं भाई /etc के अंदर क्या है, अभी चल के देख लेते हैं। हम आए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आए, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, cd etc ये लिखा, etc करके मैं etc की डायरेक्टरी में आ गया, ls माइनस lrt करता हूं, तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। आपके पास ये जितनी भी लिस्ट आई है, ये सब चीजें क्या हैं, ये लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, सारी क्या है, लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, क्लियर की कमांड से अब मैं चलाता हूं ls माइनस lrt। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है, ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो यहीं से आप कर रहे होंगे। जैसे आप एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सिक्योर शेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है अगर आपने, तो आप क्या करेंगे, आप सीडी करके एसएसएच में आएंगे, एलएलएस करेंगे, यहां पर सारी देखें इसकी होस्ट की, प्राइवेट की, जितनी भी एसएसएच क्या होता है, सिक्योर शेल होता है, ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी। इसकी मैं कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाऊंगा, ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी। समझ लें कि इतनी दफा ये यूटिलाइज होगी ना एसएसएच, इतनी दफा यूटिलाइज होगी कि ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने क्लाउड से कनेक्टिविटी करनी होगी, जब भी आपने क्लाउड की मशीन से अपने पीसी से कनेक्टिविटी करनी होगी, या सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी करनी होगी, या कंटेनर टू कंटेनर कनेक्टिविटी करनी होगी, या कनेक्टिविटी करनी होगी, तो वहां पर आप एसएसएच को यूज करेंगे।
ठीक है। अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है आपने, यानी कि एक डॉकर से एक दूसरे डॉकर के अंदर एक फाइल ट्रांसफर करनी है, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं आपको। फर्ज करें आपने लिखा SSH, एक फाइल है, एक टास्क क्या है, एक फाइल ट्रांसफर करनी है, उसका नाम है फाइल 1.txt। उसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करना है डॉकर 1 से टू डॉकर 2। ठीक है, ये काम करना है आपने, टास्क है। अब ये डॉकर 1 और डॉकर 2 मेरे भाई ये कहां पड़े हुए हैं, ये क्लाउड के अंदर होस्ट हुए हैं, क्लाउड के अंदर इस वक्त प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये रन हो रहा है। तो अब आप, अगर आपको ये फाइल कॉपी करनी होगी फ्रॉम डॉकर 1 टू डॉकर 2, तो क्या करेंगे आप, क्या मतलब किस तरह से कॉपी करेंगे, मतलब मुझे ये बताएं, क्या हाथ से पकड़ के वहां पर जाएंगे, पहले मैनुअली एक वहां से SFTP करेंगे, अपने पास लेकर आएंगे, फिर उसको USB में रख के उधर पे कॉपी करेंगे, इस तरह कॉपी करेंगे जिस तरह हम लोग आपस में डेटा कॉपी करते हैं, कि मेरी USB ले लें और यहां से कॉपी कर लें, और उसकी USB ले लें और वहां से कॉपी कर लें, इस तरह करेंगे वहां पर क्लाउड में? क्लाउड में तो सिस्टम आपके पास होगा ही नहीं, वहां तो USB भी नहीं लगेगी, फिर क्या करेंगे? तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी इंटरफेस होगी, कोई ना कोई ऐसा कमांड सेट होगा जिसको यूज करते हुए हम एक डॉकर से दूसरे डॉकर में डेटा कॉपी कर सकते हैं, या फिर एक VM से, एक लिनक्स की VM से एक दूसरी लिनक्स की VM में डेटा कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? किस किस को ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो हम ये SSH के ऊपर पूरी एक, मैं बाकायदा एक घंटे का पूरा एक सेशन होगा जिसमें मैं आपको रिमोट मशीन्स में, क्लाउड में डेटा ट्रांसफर करके दिखाऊंगा SSH के थ्रू। ठीक है, अभी सिर्फ यहां पर इतना समझ लें कि ये जो रिमोट कॉपी की कमांड है, इसको RCP भी कहते हैं, रिमोट कॉपी कमांड। SSH का दूसरा नाम RCP भी है, RCP का मतलब होता है रिमोट कॉपी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? RCP स्टैंड फॉर रिमोट, रिमोट कॉपी। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, फिक्र नहीं करें। लेकिन इस रिमोट कॉपी को सेटअप करने के लिए पहले आपको अपने सिस्टम में कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। वो तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं SSH की, वो कहां पड़ी होंगी? जैसे हमने देखा, वो तो ETC में पड़ी होंगी। जैसे मोर करें अभी आप, मोर का मतलब है कि रीड ओनली फाइल, रीड फॉर्मेट में आपको चीजें, वो डेटा दिखा देगा। मैं इसको कॉपी करता हूं और ये आपको पब्लिक की दिखाता हूं इसकी मैं, मोर करके। तो ये क्या है, ये पब्लिक की इस वक्त पड़ी हुई, यानी कि ये वो की है जो आपके सिस्टम की है। जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है ना, तो वो आपको एक आपकी सीक्रेट की देता है बनाकर। अगर मुझे अपने इस सिस्टम का, जिस सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूं, इसका मैं होस्ट नेम -i करूं तो IP आ जाएगा, ये IP है इस वक्त। अगर मैं अपने इस सिस्टम को किसी, आप जैसे कोई भी लोग बैठे हुए, लेट से मैं बात करता हूं इनकी मारिया बारी की, चले देखें। अब ये मारिया बारी के पास भी एक VM होती है, उनके पास भी सिस्टम होता, और मारिया बारी जो है वो मेरे सिस्टम को एक्सेस करना चाहें, इस वाले को एक्सेस करना चाहें, तो मैं क्या करूंगा, की दे दूंगा अपने सिस्टम। जैसे घर के अंदर किसी को एक्सेस, क्या करते हैं, घर के ताले की चाबी देते हैं ना, गेट की, ये सिस्टम की ताले की चाबी है। अगर ये चाबी किसी के हाथ चली गई तो इसका मतलब है घर का एक्सेस चला गया। अब वो डाकू हो, चोर हो, आपका जानने वाला हो, ऑथराइज पर्सन हो, आपका ट्रस्ट वर्ती हो, आपने अपना ट्रस्ट उसको दे दिया। ये की आपका, आपके सिस्टम का ट्रस्ट है। अगर ये ट्रस्ट किसी के पास चला गया, इसका मतलब है वो ट्रस्ट वर्ती हो गया पर्सन, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो हैकर हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, आपका मोबाइल फोन भी इस VM को एक्सेस कर लेगा अगर ये की उसके पास चली गई। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि, अब बीच में ये बात आ गई तो मैंने बता दी, इसलिए एक्सप्लेन कर दी, लेकिन कहने का मकसद ये था कि भाई ये ETC वो डायरेक्टरी होती है कि जहां पर आपके पास सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, जितनी भी सिस्टम में यूटिलिटीज आपके इंस्टॉल होगी उनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहां पर होंगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो ETC में समझ में आ गई कि ETC में क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। अच्छा, होम डायरेक्टरी में क्या होगा भाई, जो भी यूजर होगा, जब भी हम लिनक्स सिस्टम के ऊपर एक यूजर को क्रिएट करते हैं, जब भी हम लिनक्स सिस्टम में किसी यूजर को क्रिएट करते हैं, तो एक अदद उसकी होम डायरेक्टरी बनती है, इसके ऊपर यूजर्स होते हैं, उनका डेटा होता है। ठीक है, तो ये होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम होम डायरेक्टरी देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं कि भाई, जिस तरीके से मैं उसमें गया था, ऐसे होम/होम में जाइए, देखिए इस वक्त इसमें कितने यूजर बने हुए लिनक्स में, देखिए एक ही यूजर बना हुआ, उसका नाम क्या है, यासिर मेराज। ये यूजर हमने किस वक्त क्रिएट किया था, ये यूजर हमने उस वक्त क्रिएट किया था जब हमने लिनक्स सिस्टम को इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं यूजर ऐड एक और बनाना चाहूँ, यूजर लेट से उसका नाम रखता हूँ माई डेमो यूजर। अच्छा, परमिशन डिनाइड मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं जो है वो एक ऐसे यूजर से लॉगिन हुआ हूं जिसको परमिशन नहीं है यूजर क्रिएट करने की, इसलिए वो ये कह रहा है कि आपका ये यूजर नहीं। एनीवे एनीवे, खैर मैं बाद में बात बताऊंगा आपको। ये कि स्लैश होम के अंदर क्या होगा, जितने भी लिनक्स सिस्टम के ऊपर आप यूजर क्रिएट करेंगे, आप इस पे मल्टीपल यूजर बना सकते हैं। एक यूजर आपने मेरा बनाया या फिर मेरा आज का, एक यूजर आप शारून का बना सकते हैं। और उसके लिए कमांड क्या होती है, यूजर ऐड की। यूजर ऐड और आगे यूजर नेम दे दे, जैसे मैं लिखूंगा शारून, तो वो अभी चूंकि मेरे पास परमिशंस नहीं है इसलिए वो मुझे यूजर क्रिएट करने नहीं दे रहा। जब मैं इसको परमिशंस दे दूंगा यूजर ऐड की कमांड को कि वो यासिर महराज भी एग्जीक्यूट कर ले, तो फिर ये मुझे यूजर क्रिएट करने देगा। बट एनीवे, ये मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यूजर ऐड से क्या होगा कि आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में और उनके पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो जब भी हम यूजर क्रिएट करेंगे, जैसे शारून का यूजर क्रिएट किया, यूजर ऐड एक मैंने वहीद साहब का यूजर क्रिएट किया, एक मैंने यूजर ऐड नासिर साहब का यूजर क्रिएट किया, एक मैंने यूजर ऐड सबा का यूजर क्रिएट, ठीक है। तो ये सारे यूजर्स हैं, इन सब यूजर्स के क्या बन जाएंगे, ये होम के अंदर सारे यूजर जिस तरह यासिर मेराज बना हुआ है ना, इसी तरीके से ये सारे यूजर्स बन जाएंगे। यहाँ पे होम की शारून की डायरेक्टरी बन जाएगी, यहाँ पे वहीद के नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी, नासिर के नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी, यहाँ पे सबा के। तो जब मैं सीडी करके स्लैश होम लिखूंगा, लेट से लिखूंगा स्लैश होम स्लैश शारून, मैं शारून की डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, शारून के यूजर की डायरेक्टरी। ये बिल्कुल है, ये जैसे कि विंडोज में आपने देखा होगा कि आपके यूजर्स की डायरेक्टरीज बन जाती है ना, यूजर के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपके नाम का यूजर जो होता है, जिस नाम से आपने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया होता है, तो आपके नाम की एक डायरेक्टरी बनी होती है। जैसे कैसे आप यहाँ ये यूजर्स में आ गए। अभी चूंकि मैंने पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है सबको, तो इसलिए मेरा जो यूजर है वो पब्लिक के नाम से बना हुआ है, मैंने अपने नाम से प्राइवेट यूजर बनाया नहीं है, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं बना सकता था, लेकिन जब मैंने विंडोज इंस्टॉल की, सिस्टम इंस्टॉल किया, तो उस वक्त मैंने यूजर अपने नाम का क्रिएट नहीं किया, बल्कि उस नाम क्या रखा, मैंने पब्लिक एक्सेस दिया उसको, तो इसलिए उसने पब्लिक के नाम का यूजर बनाया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर लिनक्स में क्या हुआ होगा कि आपको यूजर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि वहीद साहब का, नासिर, सबा का यूजर। अब इसी तरीके से जब आप सबा का यूजर बना लेंगे तो वो होम स्लैश सबा में जाएंगे, तो वहां पर आपको वो उनका डेटा दिखा देगा। एनीवे, ये चीज समझ में हमें आ गई कि भाई लिनक्स के अंदर एक सीडी करके स्लैश होम की डायरेक्टरी होती है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है, जो कि क्या करती है, आप जितने भी यूजर बनाएंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उनके उनके ये उनका उनकी ये होम डायरेक्टरी होती है, वो अपना डेटा यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ओपीटी होता है। ओपीटी क्या, ऑप्शनल और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो लिनक्स ने इंस्टॉल नहीं किए, जो लिनक्स के साथ नहीं आए, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर थे। लाइक पाइथन हो गई, या फर्ज करें आप कल को कहते हैं जी सर ऐसा करें इस पे नोड जेएस इंस्टॉल करके दिखाएं, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये भी काम। यहाँ पे हमने पूरा नोड का एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल करना है, इस पे नेक्स्ट जेएस भी चलानी है, इस पे हमने डॉकर कंटेनर सब कुछ चलाएंगे इस पे लिनक्स पे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लें कि स्लैश ओपीटी की डायरेक्टरी में क्या रखा जाता है, जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो लिनक्स के साथ लिनक्स का पार्ट नहीं होते, किसी थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड किए होते हैं, तो वो जब आप इस पे इंस्टॉल करते हैं तो वो कहां पे जाते हैं, किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल होते हैं, वो ओपीटी की डायरेक्टरी में। अच्छा, स्लैश टीएमपी क्या होता है, ये टेम्पररी स्पेस, यानी आप जब भी कोई फाइल टेम्पररी फाइल क्रिएट करते हैं, कोई आप प्रिंट भेजते हैं प्रिंटर पे, तो उसकी क्या होती है, एक बफर पूल बनता है, एक बफर बनती है फाइल जो कि टेम्पररी फाइल कहलाती है। वो प्रिंटिंग की वक्त, जब तक प्रिंटिंग हो रही होती है, जब तक प्रिंटर पे प्रिंट जा रहा होता है, उस वक्त तक वो फाइल रहती है टीएमपी के अंदर। जैसे ही आपका प्रिंट चला जाता है तो वो फाइल यूजलेस हो जाती है, उसको आप खुद भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो आफ्टर रीस्टार्ट वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, उसको खाली कर देता है, ठीक है। तो वो स्लैश टीएमपी की डायरेक्टरी होती है जो बनती है। जैसे हम सीडी करके स्लैश ओपीटी में जाएंगे, तो यहाँ पर ये ओपीटी में आपको बहुत सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। ये वी बॉक्स गेस्ट जो है, जिसकी वजह से आपको ये पूरा फुल स्क्रीन नजर आ रहा है, ये वो मैंने ये वी बॉक्स गेस्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, गेस्ट एडिशन का, जो कि ओपीटी में आया, क्योंकि ये लिनक्स के साथ इंस्टॉल नहीं हुआ था, ये मैंने बाद में इंस्टॉल किया है एज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो देखें इसने बाय डिफॉल्ट इसको स्लैश ओपीटी में इंस्टॉल, ठीक। इसी तरीके से मैंने स्लैश टीएमपी बताया, ये बड़ी मेन डायरेक्टरी है टेम्पररी। तो जितनी भी टेम्पररी फाइल्स होती हैं, टेम्प फाइल्स होती हैं, वो यहां पर बनती हैं। ये टेम्प फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है वो अपने लिए भी कुछ टेम्प फाइल्स बनाता है, या आपका प्रोग्राम भी कोई टेम्प फाइल बना के यहां पर रख सकता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी, अगर आप लिनक्स से प्रिंट भेजेंगे तो यहां पर एक स्पूल फाइल बनती है, स्पूल डॉट टीएमपी बनती है। उसके अंदर आपकी प्रिंटिंग जॉब, यानी प्रिंट जो भी डॉक्यूमेंट आपने करना होता है, पूरा टेक्स्ट उसके अंदर जा रहा होता है, और फिर यहां से टीएमपी फाइल से प्रिंटर पे हार्ड डिस्क पे जा रहा होता है।
तो जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं, रिबूट करेंगे, तो ये सारी फाइलें दोबारा से क्लियर हो जाती हैं, यहाँ से हट जाती हैं फाइलें, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एक और आपके पास पार्टीशन होता है, वो यूएसआर का होता है। इसमें यूजर रिलेटेड प्रोग्राम होंगे जितने भी, यानी कि फर्ज करें आप यासिर मिराज का यूजर है, अगर यासिर मिराज के यूजर ने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा इस सिस्टम के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, तो वो कहां पे इंस्टॉल होगा, वो स्लैश यूएसआर में होगा। फॉर एग्जाम्पल cd स्लैश यूएसआर में है, तो क्या यासिर मिराज के यूजर ने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है? अभी तक तो कोई नहीं किया हुआ, लेकिन ये डिफॉल्ट प्रोग्राम जो इंस्टॉल हुए थे वो यहां पर आ गए, ये यूजर प्रोग्राम से, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि आखिरी डायरेक्टरी वार, ये क्या डायरेक्टरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी लॉग फाइल्स बनती है ना, आप बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, लेट्स से अपाची का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप नोड जेएस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वो जो अपनी लॉगिंग करता है या लॉग्स की इंफॉर्मेशन रखता है, वो स्लैश वार के पार्टीशन पे या स्लैश वार की डायरेक्टरी में उसकी लॉग फाइल का पाथ होता है, यानी वो लॉग फाइल जो अपनी क्रिएट करता है वो स्लैश वार में करता है, ठीक है। इसमें वेरिएबल टाइप का डेटा होता है वार के अंदर, लेकिन इसमें नॉर्मली लॉग फाइल्स होती है, जैसे कि हम जाके भी देखते हैं सीडी स्लैश वार में गए, सॉरी, और cd स्लैश और वेरिएबल डेटा, अब यहाँ पे ls माइनस lrt करें, तो देखिए यहाँ पर ना मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की यहाँ पर सारी सारी क्या हो रही होगी, लॉगिंग हो रही होगी। जैसे आप ये, जैसे फर्ज करें आप cd लॉग में चले जाएं, यहाँ पे लॉग फाइल बन रही होगी बहुत सारी, देख रहे हैं सारी लॉग फाइल बन रही है, सब लॉग फाइल बन रही है। ये फायरवॉल डी की लॉग फाइल बन रही है, फायरवॉल डी एक प्रोग्राम होता है, बूट की लॉग फाइल है, अगर आप इसको मोर करके रीड करना चाहें लॉग फाइल, वो आपको कि भाई इस वक्त क्या स्टेटस है, लॉग में कोई एरर तो नहीं आ रहा। जैसे कि ये बूट डॉट लॉग को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट, सॉरी, अब मैं करता हूँ बूट, हैंग हुआ है सिस्टम, एक एक मिनट रुकिए, अब दोबारा से मैं लेता हूँ, cd स्लैश वार में गया, cd स्लैश वार में, सही है, मोर करेंगे, बूट बूट डॉट, सॉरी, cd लॉग में ls माइनस lrt किया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बूट की, बूट डॉट लॉग है, हाँ यहाँ मोर करते हैं इसको, जरा देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है, बूट डॉट, तो इसमें क्या पड़ा हुआ है, परमिशन डिनाइड। मेरे पास क्यों आ रही है परमिशन डिनाइड, क्योंकि मुझे परमिशन ही नहीं है कि मैं इस लॉग फाइल को पढ़ सकूं, इस पे परमिशन रूट की है, मेरे यूजर की है ही नहीं परमिशन, ठीक है। चलें तो मैं फिर किसी ऐसी लॉग को पढ़ता हूं जिसपे मुझे परमिशन हो, यहाँ पे है, इस पे है, एक्स ऑर्ग पे है, मुझे मैं भी बताता हूँ, और एक्स ऑर्ग डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट लॉग, देखिए ये लॉग फाइल मैंने पढ़ ली इसकी, क्योंकि इसमें मुझे परमिशन थी, इसने मुझे रीड करने दी और मुझे दिखा दिया, ठीक है। तो इसकी लॉग फाइल में ये सारी चीजें लिखी हुई, ये लॉग फाइल में अगर कोई एरर भी आ रहा होगा, प्रोग्राम को एरर थ्रो हो रहा होगा, तो यहाँ आ जाएगा। एनीवे, चीज समझ में ये आ गई कि जी वार के अंदर क्या होता है, सीडी वार के अंदर के जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो लॉग्स होती हैं वो वार के अंदर क्रिएट होती हैं, या वेरिएबल डेटा आप रख सकते हैं सीडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, चाहे कंटेनर में आए, चाहे डॉकर में आए, चाहे वीएम में आए, अगर ये डायरेक्टरी अगर लिनक्स इंस्टॉल, या चाहे आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में आए, चाहे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास ओरेकल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपके पास जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, जितने भी लिनक्स के फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, उनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यही होगा, मोर और लेस यही होगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये चीज समझ आ गई, तो हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से कवर भी कर लिया, अब सही है। तो आप कभी भी लिनक्स का आपको कोई भी पूछे आपसे कि भाई स्लैश बिन में क्या होता है, आप फौरन बता दें, जिसमें सारे बाइनरी प्रोग्राम्स होते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं लिनक्स के। एटीसी में क्या होता है सर, सारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। अच्छा, होम में क्या होता है सर, यूजर का डेटा होता है, यूजर का प्रोफाइल बनता है इसमें। ओपीटी में क्या होता है, जितने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं वो जाते हैं। स्लैश टीएमपी में क्या जाता है सर, स्लैश टीएमपी में टेम्पररी डेटा जाता है, ठीक है, जो कि रिमूव हो जाता है जब हमारा सिस्टम रिपोर्ट होता है। वार में क्या जाता है भाई, लॉग जाती है, ठीक है। तो ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपसे शेयर करा लूंगा, ये चीजें भी शेयर करा लूंगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें फाइल और डायरेक्टरी की परमिशन होती है, जहां पे सारे लोग फंसते हैं आकर, इसको समझना जरूरी है। आप चाहे डॉकर में काम कर रहे हो, चाहे आप कंटेनर में काम कर रहे हो, जब भी आप डॉकर फाइल भी बनाएंगे, कंटेनर फाइल भी बनाएंगे, उसको जब आप प्लेस करेंगे ना कंटेनर के अंदर या डॉकर के अंदर, तो वहां पर एक परमिशन सेट की, ठीक है, जिनको के क्योंकि एनवायरमेंट तो लिनक्स का होता है, तो परमिशन सेट होती हैं। अब ये परमिशन कैसे सेट होती हैं फाइल पर, अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एक काम करते हैं, विंडोज से शुरू करते हैं, पहले जरा देखते हैं कि विंडोज में परमिशन हम कैसे देखते हैं फाइल। आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है
या नहीं समझ में आ रही है किसी को? अगर नहीं समझ में आ रही है तो पूछ ले मुझसे, अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है, सब चीजें क्लैरिटी है? बिल्कुल, यूजर हाइड भी हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा कैसे यूजर हाइड होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, फिक्र नहीं करें, बस आप लोग इस सीक्वेंस में पढ़ लें, इस सीक्वेंस में समझ लें तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलें, सब क्लियर है तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले फाइल की परमिशन देखते हैं। अब हमारे पास हम आए हैं पब्लिक के अंदर, लेट से मैं आया डी में। डी ड्राइव में आने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक लेट से ऑरेकल रैक इंफॉर्मेशन का एक डॉक्यूमेंट है। मैंने राइट क्लिक किया और इसकी मैंने प्रॉपर्टीज ली। सॉरी, ये मैंने प्रॉपर्टीज, अब मैंने प्रॉपर्टीज ली। मैं क्या दिखाने जा रहा हूं कि आपको फाइल की परमिशंस, मैं ये पहले दिखाऊंगा आपको विंडोज में कि विंडोज में फाइल की परमिशंस कहां आ रही होती हैं। ठीक है, फिर मैं ये चीज आपको लिनक्स पे बताऊंगा ये वहां पे कैसे सेट की जाती है, और वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लिनक्स में, जितना शायद विंडोज में ना हो जितना लिनक्स में। आपने सिक्योरिटी में गए, ये देखें, ये आपने फाइल्स पे परमिशंस दी हुई है, परमिशंस दी हुई है ना, फॉर ऑथराइज फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये दी हुई है। फुल कंट्रोल का मतलब क्या है कि यूजर, जो भी यूजर, जिस यूजर को भी आप फुल कंट्रोल देंगे वो फाइल को एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अगर आप किसी यूजर को फर्ज करें, अभी आपने क्या किया हुआ है, कोई एक यूजर ऐड कर दें यहां पर, जैसे ये यूजर ऐड कर दें और उस पे से आप कंट्रोल को हटा दें, मॉडिफाई कर दें, आप कहें कि ये सिर्फ यूजर रीड करेगा, राइट नहीं कर सकता, तो फिर ये रीड ही कर सकेगा। जैसे अभी मैं लिनक्स में कर रहा था तो बहुत सारी फाइलों पे वो मुझे रीड के राइट्स भी नहीं दिए हुए थे। ठीक है, तो ये फाइल्स की परमिशंस होती हैं, जो कि क्यों लगाई जाती हैं, फाइल परमिशंस और डायरेक्टरी परमिशंस इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आप अपनी फाइलों को प्रोटेक्ट कर सकें। साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या सिस्टम को, अपने सिस्टम को, अपनी एप्लीकेशंस को, ये याद रखें, बड़े आप लोग देखें सारे डेवलपर भी हैं और अच्छे डेवलपर भी हैं माशाल्लाह, तो अपनी एक अवेयरनेस एप्लीकेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप करें। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं ताकि उसमें कोई आउटसाइडर आके आपकी फाइलों को मैनिपुलेट ना कर दे, करप्ट ना कर दे, खराब ना कर दे, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइल्स की परमिशंस के बारे में जरूर नॉलेज हासिल करें कि आपके एप्लीकेशन में कितनी फाइल्स हैं। फर्ज करें आपकी 4 सोर्स कोड फाइल है। ठीक है, एक एक है हेलो डॉट TSX है, फिर एक जो है वो उसके अंदर एक ऐप के अंदर एक होम का राउट है, एक यूजर का राउट है, एक कॉन्टेक्ट अस का राउट है, ये सारे राउट है और उसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं। तो अगर उन फाइल्स की परमिशंस को आप बहुत ही लिमिटेड रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, जितना उस एप्लीकेशन की जरूरत है उतना रखेंगे, इसको कहते हैं लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल ये होता है कि आप उतनी ही परमिशंस दें जितनी की जरूरत है, ऐसी परमिशंस ना दें जिनकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम खाली एक परमिशन को देने से हो रहा है, तो उसको अगर आपने 10 परमिशंस दी हुई हैं तो ये आपने गलत किया भाई, ये सिक्योरिटी की वायलेशन है, क्योंकि वो जो 9 परमिशंस आपने एक्स्ट्रा दी हुई है ना, उसको वही हैकर वही चीज देख रहे होते हैं कि इसमें हम क्या चीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस फाइल की, इस सिस्टम की, और वो उसी को देखकर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आपने उतनी ही मिनिमम परमिशन रखी होंगी जितनी कि आपको आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए या आपकी फाइल को वर्क करने के लिए चाहिए, तो कभी भी हैकर जो है ना आपकी फाइल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए फाइल्स की परमिशंस पे बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा कि ये लिनक्स में कैसे सेट होती है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। पहले फाइल्स की परमिशन समझ में आ गई, डायरेक्टरी की परमिशन समझ में आ गई। जब भी हम किसी फाइल पे परमिशन लगाते हैं, डायरेक्टरी पे परमिशन लगाते हैं, तो हम किस लिए लगा रहे थे, ताकि उसको हम प्रोटेक्ट रख सकें, उसको हम प्रोटेक्टेड बना सकें अनऑथराइज्ड एक्सेस से, एक ऐसे यूजर के एक्सेस से जिसको हम नहीं चाहते कि वो फाइल नजर आए। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आता हूं, मैंने यहां पे आके क्या किया, ये बहुत, अब जो चीज डिस्कस होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये मैं खड़ा हूं इस वक्त होम स्लैश यासिर मिराज के होम के अंदर, ये मेरा पाथ है इस वक्त। ठीक है, इस पाथ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। मैंने टच करके एक फाइल बनाई, उसमें मैंने लिखा पासवर्ड्स। अब ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पासवर्ड्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टच करके मैंने पासवर्ड डॉट टीएक्सटी बनाई। अब मैं इसको ls-lrt करता हूं, पासवर्ड्स डॉट टीएक्सटी। ये वो फाइल है जो कि मैं अपनी एप्लीकेशन के सारे पासवर्ड्स, डेटाबेस का पासवर्ड, अपने एपीआई सर्वर की, अपनी एपीआई की, अपने एआई के मॉडल का, अपने एआई के मॉडल की, अपने कंटेनर की, सारे मैंने सीक्रेट्स अपने इस फाइल में रखे हुए, पासवर्ड्स डॉट टीएक्सटी।
अब मैंने इसकी परमिशन चेक की तो इसकी परमिशन क्या है, देखिए लिनक्स में परमिशन इस तरह से सेट होती है, इसमें परमिशन इस तरह से सेट होती है लिनक्स में कि पहले जो 3 पार्ट होते हैं, ये पहले 3 पार्ट यानी डैश, मैं पहले आपको ये राइट करके दिखाता हूं, यहां ये, सॉरी, देखें ये जो पहले 3 पार्ट हैं, पहले क्या परमिशन सेट हुई है, परमिशन सेट हुई है कि रीड राइट एंड रीड, ठीक है, परमिशन ये सेट हुई है। रीड राइट डैश है, फिर है रीड राइट डैश, और फिर है जनाब रीड डैश डैश, ये परमिशन सेट हुई है। जो पहला पार्ट होता है किसी भी फाइल की परमिशन का, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, फाइल का नाम क्या है, पासवर्ड डॉट टेक्सटी, इसमें ये जो पहला पार्ट होता है परमिशन का, आपको ये बताता है कि ये जो फाइल है जिसके ऊपर आपकी ये परमिशन सेट हो रही है, क्या ये फाइल डायरेक्टरी है या ये सिंपल प्लेन फाइल है। तो अगर तो यहां पर डी लिखा हुआ आ रहा हो तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा ये जो फाइल है ये फाइल नहीं है बल्कि ये डायरेक्टरी है। अच्छा, लिनक्स जो है वो डायरेक्टरी को भी फाइल कहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी होती है वो उसको भी फाइल समझता है। आप ये बताइए ये जो मैंने प्लेन फाइल क्रिएट की है, इसमें जो पहला पार्ट है, पहला जो डैश है, वो आपको क्या बता रहा है, वहां पे कहीं डी लिखा हुआ है, डी तो नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, ये एक फाइल है, इससे पता चल गया ये फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है। अब मैं एक डायरेक्टरी भी बना के दिखाता हूं, mkdir, एक डायरेक्टरी बनाता हूं टेम्प के नाम से, टेम्प1 के नाम से बनाता हूं, एक डायरेक्टरी बन गई। mkdir क्या करता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है लिनक्स। अब देखिएगा, अब ये जो टेम्प आया, बल्कि मैं ls-lrt क्लियर करता हूं स्क्रीन पे, ls-lrt, मैं टेम्प लिख, सॉरी टेम्प1, सॉरी ये तो उसको पूरी उसको वो दिखा रहा है, ls-l करना पड़ेगा। अब ये देखें, आपके पास इस वक्त जो टेम्प1 की डायरेक्टरी मैंने बनाई उसमें पहला लेटर क्या आ रहा है, वो आ रहा है डी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो भी फाइल है वो एक प्लेन फाइल नहीं है भाई, वो एक डायरेक्टरी है। तो इसका मतलब है इसको मैं सीडी करके इसके अंदर जाना पड़ेगा मुझे इसके कंटेंट्स को देखने के लिए, तो सीडी करके मैं टेम्प1 की डायरेक्टरी में जाऊंगा, pwd करूंगा तो देखें होम/यासिर महराज, और टेम्प1 की डायरेक्टरी में आ गया। अब मैं यहाँ पे ls-lrt करूंगा तो यहाँ पे तो जाहिर है मैंने अभी कोई फाइल क्रिएट नहीं की ना, तो इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है डायरेक्टरी। ये चीज समझ आई। तो हमें पहले पार्ट से जो फाइल की परमिशंस होती हैं उसमें जो पहला पार्ट होता है उससे हमें क्या पता चलता है, पहले डैश से, कि भाई पहला डैश जो है वो बताता है कि ये प्लेन फाइल है या फिर डायरेक्टरी है। तो डी का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टरी है। तो जहां जहां पर भी अब आपको लिनक्स में डी नजर आ रहा है, देख रहे हैं डी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अब इसको हम अब अपने cd/रूट पे आते हैं और ls-lrt अब यहाँ पे करते हैं, शायद अब आपको यहाँ पे चीजें समझ आए। देखें इसमें से ये जो डी है usr, ये क्या है, ये डायरेक्टरी है, वार क्या है, डायरेक्टरी है, होम क्या है, डायरेक्टरी है, ओपीटी क्या है, डायरेक्टरी है, बूट क्या है, डायरेक्टरी है, रूट क्या है, डायरेक्टरी है, टीटीसी क्या है, डायरेक्टरी है। ये सारी डायरेक्टरीज हैं क्योंकि इनके फर्स्ट लेटर जो है वो क्या दिखा रहा है आपको, डी दिखा रहा है। चीज समझ आई है। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आ गया कि ये जो पहला लेटर अगर डी है तो उसका मतलब है वो डायरेक्टरी। अभी एल को छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एल का मतलब होता है लिंक, सॉफ्ट लिंक, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है ये पॉइंट कर रही है किसी और डायरेक्टरी को, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट लिंकिंग। ये मैं बाद में समझाऊंगा, उसको छोड़ दें अभी आप। ये भी समझनी जरूरी है भाईजान, ये भी समझनी जरूरी है क्योंकि आगे ये भी काम आनी है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में, डॉकर कंटेनर में अगर आपको सॉफ्ट लिंकिंग नहीं आएगी आप कैसे काम करेंगे, नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब वहां पर आप लिंक बनाएंगे अपना, और लिंक कैसे बनाएंगे, लिंक कैसे बनाएंगे कि जो डॉकर का फाइल सिस्टम होगा जिसको हम यूनियन फाइल सिस्टम कहते हैं, जब डॉकर के अंदर या कंटेनर के अंदर जब आप वॉल्यूम्स बनाएंगे तो उन वॉल्यूम्स को आप अपनी लोकल स्टोरेज पे पॉइंट कराएंगे, उस पर लिंक करवाएंगे, तो वहां पर फिर आपको सॉफ्ट लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो ये वहां पे एल काम आएगा, आपको समझ में आएगा कि ये एल का मतलब क्या और ये क्या कहलाता है लिनक्स में, ठीक है। अभी आप इसको छोड़ दें, इसको इसी तरह समझें, ये लिंक है। एल का मतलब अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये लिंक है, यानी कि ये डायरेक्टरी किसी और डायरेक्टरी को पॉइंट कर रही है, ठीक है। एनीवे, तो अभी हम सिर्फ डी तक रहते हैं कि भाई डी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। डी का मतलब ये है कि भाई वो डायरेक्टरी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डी के बाद जो पहले 3, रीड राइट एग्जीक्यूट, आर का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट, यानी कि जो भी पहला जो पार्ट होता है 3 डैश का डी के बाद, पहला तो होता है ना डी बताता है या लिंक बताता है,
इसके बाद जो पहले 3 डैशेज होते हैं या पहला जो 3 का लेटर्स का पार्ट होता है, इसको कहते हैं ओनर पार्ट। क्या कहता है इसको? इसको कहते हैं ओनर पार्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ओनर पार्ट। ओनर पार्ट यानी कि जो पर्सन जिसने ये फाइल क्रिएट की है वो इस फाइल का क्या है? ओनर है। वो ओनर है। तो उसको अगर मैंने वहां पर 7 दिया हुआ, 7 का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट, या बाइनरी में कन्वर्ट होता है। 7 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें ना तो ये इस तरह से आता है, 7 लिखा हुआ बाइनरी में। तो ये 7 भी 111 हो जाएगा, ये वाला 7 भी 111 हो जाएगा, और ये वाला 7 भी 111 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 का मतलब क्या है? रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, यस है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, यस है। अगर मैं फर्ज करें इसको 101 सेट कर दूं तो इसका मतलब है रीड की परमिशन है, बिल्कुल है रीड की परमिशन। राइट की परमिशन है, नहीं है राइट की परमिशन, राइट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो बिट सेट हुई है वो 0 सेट हुई है। यानी राइट की जो बिट सेट हुई है वो क्या सेट हुई है? 0। तो ये नहीं कर सकते आप राइट। क्या आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यस, एग्जीक्यूट की जो बिट है वो ऑन हुई है, 1 हुई है, तो यहां पर एक्स ऑन हो जाएगा। समझ रहे बात? तो यानी कि अगर मैं यहां पे 777 दूंगा किसी भी फाइल को तो उसके तीनों फ्लैग्स, तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे? फुली ऑन हो जाएंगे। कैसे? अभी मैं करके दिखाता हूं। जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मुझे रोक लीजिएगा, आवाज देके भाई सर रुक जाइए, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझाएं। मैं दोबारा समझा देता हूं। जैसे यहां पर आए, पीडब्ल्यूडी किया, ls माइनस lrt, मैंने क्या किया? पासवर्ड को, यही फाइल मैंने क्रिएट की थी ना। अभी इस वक्त परमिशन इसकी क्या है? इसकी परमिशन है 1। अगर रीड का फ्लैग ऑन हुआ है ना, यानी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1। फिर दूसरा राइट का फ्लैग भी ऑन हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1। तो 1 तो है। ये एग्जीक्यूट कर सकता है? एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कौन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? ओनर। ओनर रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जीक्यूट की जगह पे डैश लिखा हुआ है, वो बिट ऑन ही नहीं है। तो मैं अगर ये बिट ऑन करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ch मोड, चेंज मोड। इस फाइल की परमिशंस को चेंज करने के लिए ch मोड की कमांड यूज होगी। मैं लिखूंगा 7। 7 का मतलब क्या हुआ कि जो भी फर्स्ट पार्ट है, जो भी फर्स्ट पार्ट है उसको फुली ऑन कर दो, यानी कि 111 सेट कर दो। उसकी परमिशन क्या सेट कर दो? 111। मैं लिखूंगा 7। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है? ग्रुप का पार्ट है। ग्रुप का पार्ट में क्या होगा कि ग्रुप जो है वो, यानी कि ये यूजर किस ग्रुप का पार्ट है। जब पहला यूजर, जो भी आप यूजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं ना लिनक्स में, तो वो उसी नाम का अपना यूजर भी बनाता है और उसी नाम का ग्रुप भी बनाता है। अगर इसकी डिटेल लिखेंगे तो आप क्या कमांड लिखेंगे? आईडी की कमांड। आईडी की कमांड आपको क्या बताती है कि आप किस यूजर से लॉगिन हुए हैं? यासिर महराज से लॉगिन हुए हैं। और इस यूजर यासिर महराज का ग्रुप कौन सा है? ग्रुप आईडी क्या है? वो भी यासिर महराज ही है। तो जब आप लिनक्स में यूजर बनाते हैं तो लिनक्स में जो यूजर क्रिएट होता है तो वो अपना ग्रुप भी उसी नाम से बनाता है, अनटिल एंड अनलेस कि आप स्पेसिफाई ना करें, आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दें कि नहीं भाई ग्रुप का नाम शारून होना चाहिए। यासिर यूजर तो बनेगा यासिर मेरा, लेकिन ग्रुप का नाम शारून होगा, या ग्रुप का नाम टेकवर्स 51 होगा। ठीक है? तो जब आप स्पेसिफाई नहीं करते, खाली ये लिखते हैं यूजर एड शारून, तो वो क्या करता है? शारून के नाम का यूजर क्रिएट करेगा और शारून के नाम का ही ग्रुप भी बना देगा। ठीक है? एनीवे, हम समझ ये रहे थे, हम समझ ये रहे थे कि मुझे इसकी कंप्लीट परमिशन सेट करनी है कि इसको रीड की परमिशन ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की हो, ग्रुप को भी किसकी है? रीड और राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं है। और जो आखिरी तीन तीन पार्ट होता है, 3 डैशेस का पार्ट होता है, ये होता है अदर्स, एनी अदर। यानी कि यूजर है, यूजर का ग्रुप, यूजर को परमिशन है, यूजर जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसको परमिशन है, एंड फिर एनी अदर, और भी कोई अगर है जो ना तो यूजर का पार्ट है ना यूजर के ग्रुप का पार्ट है, बल्कि कोई और भी अगर है। फर्स्ट करें टेकवर्स 51 का एक ग्रुप है ना, अब अगर हम ये कर देंगे टेकवर्स 51 के, हम ये परमिशन सेट कर देंगे भाई टेकवर्स 51 में जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो ओनर है इस ग्रुप के, ठीक है, वो एडमिन है, उनको तो सारे राइट्स हैं, उनको 7 के राइट्स हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट हैं। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जो उस ग्रुप का पार्ट हैं, उनको खाली मैसेज को रीड करने के राइट्स हैं, राइट करने के नहीं है। तो फिर वो एडमिन वाले, पता है ना, प्रिविलेज सेट हो जाते हैं, तो फिर आप मैसेज भी सेंड नहीं कर सकते। तो ये वो चीज है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं भाई जितने मेंबर्स हैं और जितने और भी कोई बाहर से भी आ रहे हैं, एनी अदर और भी कोई है, तो उनको भी सारे परमिशन हो, तो फिर मैं इसको फुली सेट करूंगा 777। तो यहां पर अभी क्या सेट हुआ है? ch मोड 7 का मतलब है कि ओनर फर्स्ट पार्ट में ओनर का दे रहा हूं, ओनर को फुल राइट्स होने चाहिए 111 के, यानी कि ये होने चाहिए 111 के राइट्स होने चाहिए, 111 के राइट्स होने, रीड राइट एग्जीक्यूट। और ग्रुप को भी मैं पूरे राइट्स देना चाह रहा हूं 111 के,
ठीक है। 111 क्या है, ये बाइनरी फॉर्म है 7 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 का मतलब अगर मैं 7 लिख रहा हूं तो ये बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट होगा पीछे 111 में। तो मैं ग्रुप को भी 7 देना चाह रहा हूं, थर्ड पार्ट में एनी अदर को भी 7 देना चाह रहा हूं। मैं सबकी परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट सेट करना चाह रहा हूं। किस फाइल के लिए? पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के लिए। इंतहाई अनसिक्योर काम करने जा रहा हूं, अपने पासवर्ड का एक्सेस पूरी दुनिया को देने जा रहा हूं। चले करके देखते। पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, परमिशन सेट हो गई है, सीएच मोड यानी कि परमिशन सेट हो गई हैं पासवर्ड्स डॉट टीएक्सटी पे 777 की, यानी फुल परमिशन दे दी आपने हर एक को, ओनर को भी, ग्रुप को भी और एनी अदर को भी। अब जरा देखते हैं दोबारा से एलएस माइनस एलआरटी करके पासवर्ड डॉट टीएक्सटी को, तो हमें पता चलेगा क्या परमिशन सेट हुई है। देखें क्या परमिशन सेट हो गई। रीड राइट एग्जीक्यूट सेट हो गई ओनर के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट सेट हो गई ग्रुप के लिए, रीड राइट एग्जीक्यूट सेट हो गई एनी अदर के लिए भी। फुल परमिशन दे दी आपने, क्योंकि आपने 777 दे दी इसको। तो ये चीज समझ आई? कितने लोग हैं जिनको ये चीज समझ आ गई? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं। ये अगर कॉन्सेप्ट आ गया ना तो कभी परेशान नहीं होगे, बता रहा हूं। वरना ये परमिशन का चक्कर अगर समझ में नहीं आया तो हमेशा अनसिक्योर भी रहोगे और प्रॉब्लम में भी रहोगे। ये चीज समझ आई? अच्छा जी, चलें अब इसको फिर यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। मैं तो कोशिश में ये कर रहा था कि ये चीज समझा के फिर मैं आपको शेल स्क्रिप्टिंग पे लेकर आऊं, ताकि हम फिर शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ भी आए, जो कि इसका एक मेन पार्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमें करना जरूरी है। फिर इसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग जब हम कर लेंगे, आफ्टर शेल स्क्रिप्टिंग फिर हम मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह डॉकर्स पे, यानी वर्चुअलाइजेशन का सेकंड टेक्निक सीखेंगे कि डॉकर्स एंड कंटेनर्स फिर वो क्या होते हैं और वो कैसे उनको किया जाता है, उनको कैसे होस्ट किया जाता है, उनको कैसे डिप्लॉय किया जाता है, और उनके ऊपर हम उनके थ्रू किस तरह से वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट या लिनक्स का एनवायरनमेंट बनाना चाहें, या नेक्स्ट जेएस का एनवायरनमेंट बनाना चाहें, या नोड जेएस का या पाइथन का, वो फिर हम कैसे बनाते हैं, ये हम करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के बाद। जो कि इसके बाद एक क्लास हमारी और होगी लिनक्स के ऊपर इंशाल्लाह, उसमें हम शेल स्क्रिप्टिंग सीख लेंगे थोड़ी, और फिर देन हम मूव करेंगे डॉकर एंड कंटेनर्स। ठीक है। तो अभी मैं मिस सभा को देता हूँ कंट्रोल के वो, ताकि आपको पाइथन करा सके। तो मिस सभा आप स्टार्ट कर सकती हैं पाइथन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर आपके पास शायद स्क्रीन शेयरिंग का चार्ज है। आप देखें। जी सर मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन, हाँ हो गई, शेयर हो गई, हो गई, हो गई। अच्छा सर, मुझे ये जरा बताइएगा कि मैं ये वाला जो विंडो ओपन हो रही है, मैं ये क्लोज कर सकती हूँ अपने स्क्रीन पे? कौन सी ओपन हो रही है? जो साइड में जो विंडो हो ओपन गई हो गई हो गई हो गई, थैंक यू। हो गई, चलें भाई, ये तो खुद ही हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले पूछ लेती ताकि हो जाती पहले। अच्छा सर, हमने आज पढ़ना है पाइथन में 3 टॉपिक्स को कवर करने हैं। कलेक्शन डेटा टाइप्स के लिस्ट हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, टपल्स और सेट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लिस्ट कुछ स्टार्ट कर ली थी, लेकिन एक जगह पर आकर हम थोड़ा फंस गए थे। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, और नेस्टेड लिस्ट में हम चाह रहे थे हमारे जो नेस्टेड लिस्ट है उसके अंदर कोई वैल्यू अपेंड करा दें। तो ये काम करने में ना हमें सिंटेक्स में थोड़ा सा मसला पेश आ रहा था, तो आज हम सबसे पहले उसी को देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसको मैंने लिस्ट 1 नाम दिया, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाली हुई है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिस्ट विद इन अ लिस्ट है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। अब हमारा टारगेट ये था कि हम नेस्टेड लिस्ट जो हमने यहाँ पे बनाई है, मैंगो एप्पल, जिसमें 2 आइटम्स मौजूद हैं, इसमें हम एक थर्ड एलिमेंट भी एंटर करें। तो वो सिंटेक्स हमें समझ नहीं आ रहा था। हम इस फॉर्मेट को, अच्छा जरा हम इस नेस्टेड लिस्ट के आइटम को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं। लिस्ट डॉट आई, कोई मसला आ गया। अच्छा, मैंने पाइथन नहीं लिखा। लिस्ट डॉट पाई,
तो ये टर्मिनल की सेटिंग भी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, जरा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या चीज एक्सेस करने की कोशिश की है। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है इसके अंदर मेरे पास 2 आइटम्स है, इसका जो मेरे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर हुई है मैं उसको प्रिंट करवा लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड लिखी, प्रिंट लिस्ट 1 4,0। 4 क्या है, मेरी नेस्टेड लिस्ट का इंडेक्स है, और 0 क्या है, नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसका इंडेक्स है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई मैंगो। इसी फॉर्मेट में मैं चाह रही थी कि अपेंड भी करा दूं, जिस तरह से मैंने करवाया है टारगेट करके नेस्टेड लिस्ट के आइटम को। तो मैं चाह रही थी अपेंड भी इसी फॉर्मेट से करा दूं कि मैंने पहले एक नेस्टेड लिस्ट को टारगेट किया जो मेरे पोजीशन इंडेक्स 4 पे है, उसके अंदर मेरे पास 2 आइटम्स पहले से हैं, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स 2 पे कोई वैल्यू अपेंड कराना चाह रही हूँ। अब हम ये करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू हम के अंदर अब देखिए यहाँ पे यही एरर हमने लास्ट टाइम भी फेस किया था, ये मैंने रिवाइज करा दिया ताकि आप लोगों को रिफ्रेश हो जाए कि हम कहाँ पे फंसे थे। हम इस सिंटेक्स में फंस गए थे। तो असल में मसला सिर्फ इस सिंटेक्स का ही था। अगर हम सिंटेक्स जरा सा चेंज कर लें, करेक्ट सिंटेक्स को यूज करें तो हम ये काम करा सकते हैं। हमें सिंटेक्स यूज क्या करना है कि हम यहाँ पे देखें कि लिस्ट 1 वेरिएबल बना हुआ है मेरा, इसके 4th पोजीशन पे मेरे पास एक नेस्टेड एलिमेंट है और इसके अंदर मुझे अपेंड करना है। तो मैं सिर्फ इस लिस्ट को टारगेट करूंगी। जो सेकंड टारगेट इंडेक्स में दे रही थी वो गलत था, वो उसको हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे अपेंड का मेथड। हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था अपेंड का मेथड क्या करता है। अपेंड का मेथड कोई न्यू वैल्यू लिस्ट के अंदर डाल देता है और वो बिल्कुल लास्ट पे डालता है, लास्ट इंडेक्स पे डालता है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास जब हम लिस्ट वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू अपेंड हो जाएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास पहले जो नेस्टेड लिस्ट थी उसमें 2 ही एलिमेंट मौजूद थे, मैंगो और एप्पल। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक थर्ड आइटम ऐड कर दिया है और ये आइटम बिल्कुल उस लिस्ट के एकदम एंड में जाके ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम हमने फेस की थी, आज हमने उसका सोल्यूशन भी देख लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं लास्ट में तो कोई वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, लेकिन क्या इस लिस्ट के किसी भी इंडेक्स पे मैं कोई वैल्यू ऐड कर सकती हूँ या नहीं? तो वो भी हम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक इंसर्ट का मेथड देखा था। इंसर्ट का मेथड क्या करता है, ये लिस्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर आपको इंडेक्स देना होता है जहां पर आपको वैल्यू ऐड करनी है, और वो कंटेंट देना होता है या वो डेटा देना होता है जो आप ऐड करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, मैं कोई नंबर ऐड करा देती हूँ या मैं ऐड करा देती हूँ फॉल्स। जब हमें बाइनरी वैल्यू देनी होती है ना, तो हमें उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखना होता है, वरना एरर आएगा। अब मैं ये लिस्ट प्रिंट करा के देख, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इंसर्ट हमने पोजीशन 1 इंडेक्स 1 के ऊपर एक वैल्यू ऐड कर दी है, वो है फॉल्स। पहले हमारे पास इंडेक्स 1 पे पोजीशन क्या थी, एप्पल थी। अब हमने उसको चेंज कर दिया है और हमने एक नेस्टेड लिस्ट में एक और आइटम उसके अंदर ऐड करवा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। जिन्होंने नेस्टेड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, शायद मोहम्मद नासिर, ऑप्शन है कि सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया तो बताएं। हाँ जी नासिर साहब, आपको क्लियर हो गया। ये जिस तरह से मैडम ने ये बताया है कि किस तरह से नेस्टेड लिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लियर हो गया। चले मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वाकई जबरदस्त बता दिया आपने। और लास्ट टाइम जो एक गैप था वो हमारा फिल हो गया जी। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। हमने एक लिस्ट क्रिएट की, इसमें हमने मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की हुई है और
हमने लेन का एक फंक्शन भी पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें बता देगा कि लिस्ट के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। इसको हम रन करके देखते हैं। ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, लिस्ट के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। तो काउंट भी कर लेते हैं। 0 इंडेक्स पे 4 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 6.1 है, सेकंड इंडेक्स पे कराची है, थर्ड इंडेक्स पे ट्रू है और फोर्थ इंडेक्स पे फॉल्स वैल्यू है। तो हमारे पास 5 वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो लेंथ का फंक्शन सिर्फ हम लिस्ट के ऊपर नहीं यूज कर सकते, हम बाकी जो कलेक्शन डेटा टाइप्स है उन सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा लास्ट अब हम जरा कुछ नए टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि हम लिस्ट बना कैसे सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, असाइन ऑपरेटर यूज करते हैं और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज पास कर देते हैं। एक और तरीका है लिस्ट बनाने का पाइथन के अंदर, एक हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है लिस्ट कंस्ट्रक्टर का। उसको कैसे यूज करते हैं हम, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा है, असाइन वैल्यू डाली है और फिर ये जो कंस्ट्रक्टर है वो लिस्ट है। इस कंस्ट्रक्टर को हम यूज करेंगे तो वो इस तरह से है, कंस्ट्रक्टर लिस्ट, और हम राउंड ब्रैकेट में जो वैल्यूज हमें पास करनी है लिस्ट के अंदर वो हम राउंड ब्रैकेट्स में डाल देंगे, जो भी वैल्यू मुझे पास करनी है। तो इस तरह भी मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, फ्रूट लिस्ट। इसके अंदर मैंने 3 आइटम्स भी डाल दिए, एप्पल, बनाना और चेरी। तो ये एक और मेथड था लिस्ट को क्रिएट करने का। अच्छा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम किसी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर लिख के, और इंडेक्स नंबर लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ। अब मैं इसको जरा रन करके देखती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई इश्यू आ रहा है। अच्छा थर्ड इंडेक्स तो देखें ये है ही नहीं, तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। तो मैंने इंडेक्स की वैल्यू गलत दे दी है क्योंकि मेरे पास तो ये यहाँ पे कोई वैल्यू ही मौजूद नहीं है। तो मैं इसको जरा करेक्ट कर लेती हूँ। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं ना, लिस्ट जो स्टार्ट होती है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सेस से होती है। जो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट 1 होता है, फिर 2 होता है। तो इसलिए 3 पे एरर आ रहा था। ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी मेरा कोड सही नहीं चला है, कुछ मैंने या तो सेव नहीं किया है। नहीं, या तो आपका ऊपर आपने कोई एरर तो नहीं आ रही है? एरर आ कहाँ पे रहा है आपके पास, किस लाइन पर आ रहा है? लाइन नंबर सर वो तो क्लियर हो गया था। लाइन नंबर 20 पे आ रहा है, देखें एरर। लाइन नंबर 20। अभी आप चलाएं, अभी रन करें, अभी रन करें, आप प्रोग्राम को रन करें, शुरू से देख लेते हैं। हाँ आप सही हो गया, ठीक है। सर लेकिन मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही जिसको मैं प्रिंट कराना चाह रही थी। फ्रूट लिस्ट, यहाँ पे मैंने फ्रूट लिस्ट एक वेरिएबल डिफाइन किया और लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाने की कोशिश की और फिर मैंने उसके आइटम को एक्सेस करने की कोशिश की थ्रू उसके इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे मुझे चेरी मिलना चाहिए था फ्रूट लिस्ट में। नहीं तो आपकी तो आउटपुट फिर कुछ और आ रही है मैडम। ये देखिए आप टपल्स का प्रोग्राम रन कर रही है ना मैडम, आप असल में प्रोग्राम दूसरा रन कर रही हैं, आपने लिस्ट का प्रोग्राम रन करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्पेस दें, कोई मसला नहीं। लिस्ट डॉट, हाँ 5 सही, अब आया 5। देखिए ये इंडेक्स 2 पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अच्छा अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हम एक आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। अब कभी कभी ना हमें मल्टीपल आइटम्स को भी एक्सेस करना होता है, तो हम आज ये देख लेते हैं। हम डिफरेंट इंडेक्सेस दे सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स के दरमियान जितनी वैल्यूज होगी ना वो हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एक लिस्ट बनाई हुई है और इसमें मैंने वैल्यूज भी डाली हुई है। फूड के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज डाल दी हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो इंडेक्स 3 है वहां से जो वैल्यूज हैं वो मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ, यानी कि एक मल्टीपल वैल्यूज को, अभी सिंगल वैल्यू को मैं एक्सेस नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ एक से ज्यादा वैल्यू एक ही बार में मुझे मिल जाए। तो मैं डिस्प्ले के अंदर
इसको रन करके देखती हूँ आपको क्या आउटपुट मिलता है। अच्छा, इस आउटपुट को देखें, यहाँ पे मैंने इस फूड लिस्ट के अंदर एक्सेस कराया इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक। तो पहले देखते हैं इंडेक्स नंबर 3 पे है क्या मेरे पास स्टोर। ये 0 पे है निहारी, 1 पे बिरयानी, 2 पे दाल है, 3 पे कीमा है। तो मुझे इंडेक्स 3 से जो वैल्यू है वो मिलना शुरू हो गई है। और ये कहाँ पे जाके रुकेगी, इंडेक्स 3 मुझे मिल गया और इंडेक्स 4, लेकिन मैंने तो 3 से लेके 5 तक की रेंज दी है। तो होता ये है यहाँ पे कि जो रेंज हम देते हैं, जो लास्ट रेंज की वैल्यू हम देते हैं, उससे पहले वाली इंडेक्स तक हमें वैल्यूज रिसीव होती है। यानी रेंज लास्ट फंक्शन वाला यानी लास्ट वाला जो इंडेक्स आपने वो दिया है एक्सक्लूडेड होगा। उसमें से -1 कर दें तो आपके जी पास वहां तक वैल्यू, जी सर, जो भी यहाँ तक लास्ट वाला जो भी लास्ट वाला एलिमेंट आपने दिया होगा वो एक्सक्लूडेड होगा, बस ये है। जी, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? इसको मैडम एक दफा जरा बता दें, लिस्ट में दिखा देंगे, जैसे 3 मेंशन करके दिखा देंगे 3 कहां पर आ रहा है और 5 कहां पर आ रहा है, और 5 में से एक माइनस करेंगे तो फिर हमारा वो इंडेक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख रही हूँ, 0 बेस इंडेक्सिंग होती है हमारे पास पाइथन में। हाँ अच्छा, अगर ये जहां पे आप मैडम कंपाइल कर रही है ना विंडोज को, थोड़ा सा स्ट्रेच करके थोड़ा सा अवे कर सकती हैं ताकि कोड आपका और ज्यादा नजर आए। सर ठीक है। नहीं अभी भी अब हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नजर आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में मैंने मल्टीपल वैल्यूज का डेटा रखा हुआ है। अब हम इसके इंडेक्सेस देख लेते हैं। 0 बेस इंडेक्सिंग में जो फर्स्ट वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, वो है निहारी। इंडेक्स 1 पे है मेरे पास बिरयानी, इंडेक्स 2 पे है दाल, इंडेक्स 3 पे है कीमा, इंडेक्स 4 पे है कबाब, इंडेक्स 5 पे है पुलाव और इंडेक्स 6 पे है खीर। और मैं चाह रही हूँ इस फूड लिस्ट में से मुझे इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 5 तक एक मैंने रेंज स्पेसिफाई की है, मैं चाह रही हूँ ये वैल्यूज मुझे मिल जाए। तो जब मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास आउटपुट जो आ रहा है वो इंडेक्स 3 पे कीमा, ये मुझे मिला। कबाब इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है वो भी मुझे मिली, लेकिन जो इंडेक्स 5 की जो वैल्यू है ना वो मुझे नहीं मिलेगी, उससे पहले वाली जो एक वैल्यू है वहीं तक का डेटा मुझे मिलेगा। तो ये हम रेंज ऑफ इंडेक्सेस से मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से ले सकते हैं लिस्ट में से। यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ आया आप लोगों को? मैडम क्लियर है, स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, और स्पेशली जो आपने आइटम रखे हैं ना इसमें खाने के, तो और ज्यादा समझ में आ गया सबको। फौरन समझ में आ गया। तो ये तो बड़ा अच्छा टूल है समझाने का, कि आप खाने पीने के आइटम देके ना फिर समझाएं, फौरन समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने 2 रेंजेस दी थी ना, इनिशियल वैल्यू भी दी थी और लास्ट वैल्यू भी दी थी। हम चाहें तो सिर्फ इनिशियल वैल्यू दे दें और लास्ट वैल्यू हम ओमिट कर दें, तो वो बाय डिफॉल्ट जहाँ तक भी इंडेक्सेस होंगे ना मौजूद, वो सारी वैल्यूज हमें दे देगा। स्टार्ट वो करेगा इंडेक्स 3 से, और इंडेक्स 3 के बाद क्योंकि मैंने कोई फाइनल वैल्यू उसको दी नहीं है, नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स नहीं दिया हुआ कहाँ तक जाना है उसे, तो वो एकदम एंड तक जाएगा। तो इस लाइन को जब मैं रन करूंगी तो मेरे पास खीर तक के जितने भी आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ओ ये एरर आ रहा है, एक सेकेंड। ये देखें, कोड में मैंने दिखा क्या था, मुझे इंडेक्स 3 से वैल्यूज चाहिए, लेकिन मैंने कोई फाइनल इंडेक्स नहीं दिया, कोई लास्ट इंडेक्स नहीं दिया, कहाँ पर एंड होना है वो वैल्यू मैंने नहीं बताई है इसको। तो ये डिफॉल्ट जितनी भी आइटम्स होंगे ये सारी वहां तक एंड तक वो मुझे रिट्रीव करके दे देगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डिक्लेयर कर दी थी, लास्ट वैल्यू हमने नहीं बताई थी। इसी तरह हम दूसरे तरीके में फर्स्ट वैल्यू ना बताएं, लास्ट वैल्यू बता दें, तो वो कहाँ से करेगा शुरू, ये आप स्टूडेंट्स आप लोग बताएं। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू नहीं दूं और इसको एक लास्ट इंडेक्स दे दूं, तो ये मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज रिट्रीव करके देगा? लिस्ट में से मुझे कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? कोई बता सकता है? 0 to 4 बताया भाई, अगर आप 0 to 4। जी बिल्कुल सही कहा है। अगर आप शुरू की कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो हमें डिफॉल्ट 0 से लाके दे देगा।
जबरदस्त। तो देखिए यहाँ 0 पे जो मेरे पास निहारी था, वहां से लेके कबाब तक की मेरे पास सारी वैल्यूज एक्सेस हो गई हैं। तो ये हमारे पास एक रेंज ऑफ इंडेक्सेस के जरिए भी हम मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट में से एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होता है। मेरा आसिफ कह रही है 5 क्यों नहीं दी आपने, 4 क्यों दिए? जी सर, मुझे सवाल नहीं समझ आया। वो ये कह रहे हैं कि लास्ट इज एक्सक्लूडेड। असल में आपने 5 स्पेसिफाई किया था ना, आपने जो 0 से आपने पहले इंडेक्स में 5 दिया, तो 5 इसलिए नहीं आया, पुलाव इसलिए नहीं आया कि वो लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करता है। ये बिल्कुल सही जवाब दिया था रखा है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं। इन ऑपरेटर भी हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मैंने बहुत लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे तो कम डेटा है, अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज ऑफ डेटा है यहाँ पे, तो अगर मुझे चेक करना है कोई पर्टिकुलर डेटा मेरे लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, इस चीज को हम चेक कर सकते हैं। जिस वैल्यू को मुझे चेक करना है वो मेरे लिस्ट में है, और उसके बाद मैं इन ऑपरेटर यूज करूंगी। इन ऑपरेटर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है वो उसको जाके चेक करेगा कि ये उस लिस्ट के अंदर है या नहीं, और रिजल्ट में मुझे ट्रू या फॉल्स दे देगा। इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। तो क्योंकि मेरे लिस्ट में दाल मौजूद थी तो ये आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, मैं चेक कर रही हूँ क्या 5 है मेरे लिस्ट में, जो मैंने फूड की लिस्ट में जो आइटम्स लिखे हैं उसमें क्या 5 मौजूद है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई, फॉल्स आ गया। तो ये भी एक टूल है, आप लिस्ट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज है उनको चेक कर सकते हैं इन ऑपरेटर के थ्रू। अच्छा, इन जो है वो बेसिकली आपको क्या बताता है, किसी भी आइटम की एग्जिस्टेंस बताता है लिस्ट के अंदर। ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव यूटिलिटी है। अगर आप देखें, अगर अदरवाइज अगर फर्स्ट करेंगे इन वाली आपके पास फंक्शनैलिटी नहीं होती तो फिर आपको क्या करना पड़ता? तो आप फिर पहले हमें पूरा फॉर लूप चलाते और फिर चेक करते और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। इसमें मैं आपको सवाल में एक चीज और ऐड करूं इसमें, जी ये सर। जितनी डेटा साइंस है ना, जितनी डेटा साइंस है, जितनी डेटा एनालिटिक्स है, आप ये देखें जाकर, आप फाइवर पे चले जाएं या आप जो अपवर्क है वो है, या इसके अलावा जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जितने भी आप डेटा एनालिटिक्स के असाइनमेंट्स देखेंगे ना, और डेटा एनालिटिक्स का कोड देखेंगे, या इवन ओपन सोर्स पे भी देखेंगे कोई प्रोफेशनल कोड, उसके अंदर ये इन वाली फंक्शनैलिटी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये बड़ी हैंडी, बहुत ही हैंडी टूल है। देखिए कितना क्विकली एक लाइन के अंदर वो चीज आपकी निकलकर सामने आ गई। अदरवाइज अगर सोचेंगे अगर ये इन नहीं होता तो फिर तो आपको पहले आप पूरा लूप लिखते, फिर उसमें एक एक आइटम को चेक करते, कितना मुश्किल हो जाता। इसलिए पाइथन को सबसे ज्यादा डेटा एनालिटिक्स में, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर और एआई के अंदर यूज किया जाता है, कि इसके अंदर इस तरह की कई यूटिलिटीज मौजूद है। ये तो सिर्फ अभी एक बताई है उन्होंने कि इन भाई, इससे आप फौरन से बता देंगे एक आइटम एक नंबर ऑफ लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। ये तो अभी 5 आइटम है ना, फर्ज करें यहाँ पर 1000 आइटम होते तो फिर आप क्या करते? 1000 तक का लूप चलाते। आप सोचिए आप कितना कंप्यूटेशंस को अपनी जाया करते लूप चलाकर। तो ये बड़ा एफिशिएंट वे है पाइथन से काम लेने का, कि वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है और है बहुत आसान। जी अच्छा, अब हमने वैसे लास्ट क्लास में देख लिया था, आज रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम किसी आइटम को मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें, तो हम बस उसके पोजीशन को टारगेट कर लेंगे और फिर जो वैल्यू हमें नई असाइन करनी है वो लिख देंगे। अभी मेरे पास जो फूड लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें जो इंडेक्स 0 पे मैंने निहारी लिखा था। अब मैं चाह रही हूँ उसको चेंज करके हलीम से चेंज कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट करना पड़ेगा उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के जो नई वैल्यू मुझे डालनी है उसमें वो मैं डाल दूंगी। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में मॉडिफाई हो गया है। इंडेक्स 0 पे पहले मेरे पास निहारी की वैल्यू थी, अब मेरे पास हलीम की वैल्यू है। अच्छा, ये जो लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास लिस्ट के कुछ बिल्ट इन
हमारे पास मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को यूज करके हम लिस्ट में बहुत जल्दी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट जो है हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन डेटा टाइप है जिसके अंदर हम इसकी जो वैल्यूज होती है म्यूटेबल होती है, उसको हम कभी भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं लोगों के नाम की एक लिस्ट बना रही हूँ तो नाम तो लोगों के सेम सिमिलर भी होते हैं, तो इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी भी मौजूद है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हैं और इसमें म्यूटेबल भी है। इसके अंदर जो वैल्यूज आपने पास की है वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम जरा जल्दी से देखते हैं क्योंकि अभी हमें 2 टॉपिक और कवर करने हैं। एक अपेंड का फंक्शन है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिससे मैंने कुछ कलर्स डाल दिए। अपेंड फंक्शन क्या करता है, ये हमने कल पिछले क्लास से भी देखा था। हमारे लिस्ट के जो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे न्यू वैल्यू ऐड कर देता है जाके। मैडम एक आइटम रिमूव रिमूव करके, रिवर्स करके और सॉर्ट करके भी दिखा दें, पॉप करके दिखा दें, रिमूव करके दिखा दें, रिवर्स करके दिखा दें, सॉर्ट करके दिखा दें। बाकी तो माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट हो गए हैं हमारे प्रोग्रामर। अब इनको पाइथन में ये तो आ गया है कि ये आराम से लिस्ट को बना लेंगे और उसको हैंडल कर लेंगे। चलिए सर, मैं इसमें अच्छा एक और फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो सर जिस तरह मैंने कोड लिखा है उसी फॉर्मेट में मैं चलूँ अगर। बना दें, चले सही, जो जो आपने कोड लिखा है उसी फॉर्मेट में कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी अपेंड का तो आपने पहले भी देख लिया था। हम यहाँ पे एक नया मेथड देख लेते हैं, काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास वैल्यूज रिटर्न कर देता है। अगर कोई, जैसे मैंने कहा डुप्लीकेट वैल्यूज में डाल सकती हूँ ना लिस्ट में, तो अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो वो उसका काउंट मुझे लाके दे देगा। इसको मैं रन करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ग्रीन का जो काउंट वैल्यू है ना वो 2 आ रही है। एक सेकेंड जरा, यहाँ पे देखें ये जो काउंट है, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई है तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला है 2, क्योंकि मेरे पास जो कलर का जो एक लिस्ट मैंने बनाई थी उसके अंदर ग्रीन वैल्यू ट्वाइस मैंने रखी थी। तो वो काउंट फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करता है वो कितनी दफा हमारे लिस्ट में मौजूद है और फिर उसकी वैल्यू को मुझे रिटर्न करके दे देगा। अच्छा, इंसर्ट भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और अभी ऊपर भी देख चुके हैं तो हम इसको रहने देते हैं। पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन हमारा भी एलिमेंट रिमूव करने का काम करता है। यहाँ पर जो मेरे पास कलर्स मैंने कलर की जो लिस्ट बनाई है इससे मैंने वैल्यूज डाली ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, और फिर मैंने यहाँ पे अपेंड भी किया इसमें एक वैल्यू ब्लैक। तो कलर जो मेरे पास एक लिस्ट बनी है मॉडिफाई हो गई है, उसमें एलिमेंट एक ब्लैक इंक्रीज हो गया। फिर जब मैंने पॉप फंक्शन यूज किया तो वो क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट मैंने डाला था ना वो उसको रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा से प्रिंट करूंगी कलर की लिस्ट को, तो यहाँ से देखें ये जो ब्लैक यहाँ पे मौजूद था वो मैंने पॉप के फंक्शन से रिमूव कर दिया है और ये जो नई लिस्ट दोबारा से मैंने प्रिंट कराई है इसके अंदर ये ब्लैक वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, पॉप का फंक्शन अगर हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास कर दें तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करेगा जाके वैल्यू, और अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करें तो बिल्कुल जो लास्ट वैल्यू होगी हमारी लिस्ट की वो उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह हम रिवर्स भी कर सकते हैं अपने लिस्ट को। यहाँ पे देखें ऑर्डर जो है ना इसका चेंज होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने गलती की है, एक सेकेंड मुझे देखने दे कोड, या तो सेव नहीं किया होगा। ये रिवर्स नहीं हुआ है मेरा। वैसे तो ये रिवर्स का फंक्शन ऐसे ही चलता है कि आप लिस्ट के साथ रिवर्स का मेथड यूज करते हैं। ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। यहाँ पे सॉर्ट का फंक्शन यूज करके देखते हैं। नहीं हो गया है ना मैडम, रिवर्स तो हो गया है। सुने मिस सबा,
जी सर, वो क्योंकि लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट हमारी ग्रीन थी उस वजह से। सही है, यहाँ पे देखिए। थैंक यू हाँ सर। रिवर्स हो गया। जी, यहाँ पे देखिए इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो पहले हमारे पास ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है। और जब मैंने इसको रिवर्स किया तो ये जो ग्रीन है ये इंडेक्स 0 पे आ गया, फिर मेरे पास व्हाइट आ गया, फिर ब्लू आ गया, और फिर ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे ग्रीन था वो लास्ट इंडेक्स पे चला गया। इसी तरह हमारे पास सॉर्ट का भी एक फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन को ना प्रिंट कमांड के अंदर नहीं लिख सकते, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता, वो आपको नन कर देगा। तो आपको पहले लिस्ट के ऊपर इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको प्रिंट करेंगे। अभी मैंने सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई किया है। सॉर्ट क्या करेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेरे एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा। ये देखें, ये जो मुझे आउटपुट मिला है ना, ये मेरे सॉर्ट फंक्शन का रिजल्ट है, जिसमें सारे एलिमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने जल्दी जल्दी लिस्ट कवर कर ली। अब हमने एक और टॉपिक कवर करना है, टपल्स। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मिस फरियाल, आवाज आ रही है मेरी? कनेक्टेड हूँ मैं। जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टपल है। टपल भी हमारे पास एक कलेक्शन डेटा टाइप ही होता है, जैसे हमारे पास लिस्ट होते हैं। लेकिन लिस्ट और टपल में एक मेन डिफरेंस ये है कि टपल जो है ना, हम इसमें जो वैल्यूज डालते हैं इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होती है। लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम डाल सकते हैं। लेकिन टपल हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड तो होता है लेकिन अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल का मतलब ये है कि इसमें जो मैंने वैल्यूज डाली है वो डालने के बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, टपल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टपल क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। टपल जैसे हमने देखा था कि लिस्ट जब हम बनाते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन टपल जब हम बनाते हैं तो हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस टपल के अंदर मैंने मल्टीपल डेटा टाइप्स यहाँ पे वैल्यूज डाल दी है। इसको मैं प्रिंट करा के देखती हूँ। टपल्स, किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। अच्छा, 1000। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टपल डिक्लेयर किया, इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया टाइप। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था इसकी टाइप मैंने चेक की कि यह वाकई टपल बन गया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक टपल मैंने बनाया है। इस टपल के एलिमेंट को भी हम जैसे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं वैसे ही हम टपल के एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका इंडेक्स देके। इंडेक्स होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की जो पोजीशन होती है टपल के अंदर वही उसका इंडेक्स होता है। और ये जीरो बेस इंडेक्सिंग यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक आइटम को एक्सेस करने की कोशिश की है, उसका इंडेक्स देके माई टपल में मैंने इंडेक्स नंबर दिया है 1। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1000, क्योंकि पोजीशन 1 पे मेरे पास 1000 की वैल्यू मौजूद है। टपल जो है हम इसका एक बिल्ट इन फंक्शन भी होता है टपल कंस्ट्रक्टर, उसके जरिए भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करती हूँ। टपल का कीवर्ड लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक और राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर हम वैल्यूज पास करेंगे। इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा ये टपल बन गया है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पे आप टपल नजर आ रहा है आप लोगों को, और टपल की पहचान ही राउंड ब्रैकेट से।
अच्छा, टप्पल के अंदर हमारे पास इतने ज्यादा मेथड्स नहीं होते। यहाँ पे दो मेथड्स का जिक्र है, एक काउंट मेथड और एक इंडेक्स मेथड। यहाँ पे जो मैंने ऊपर एक टपल बनाया था, इसके अंदर अगर मुझे ये जो ट्रू मैंने एक वैल्यू पास की है, इसका मुझे इंडेक्स चाहिए, तो मैं इंडेक्स का मेथड यूज कर लूंगी। इससे मुझे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू कि ट्रू जो है वो कौन सी पोजीशन पे है। यहाँ पे देखिए आउटपुट मुझे मिल रहा है यहाँ पे इस लाइन का, वो है 2। और इसका इंडेक्स देख लेते हैं, यहाँ पे 0, 1 और 2। तो ट्रू वैल्यू मुझे यहाँ से उसका इंडेक्स मेथड यूज करके मुझे पता चल जा रहा है कि ट्रू कौन से इंडेक्स के ऊपर था। इसी तरह हमने पढ़ा कि टपल के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूं, जैसे कि मैं एक और ट्रू लिख दूं और फिर उस पर काउंट का फंक्शन अप्लाई करूं, आप लोग को समझ आ रहा है? कोई मुझे बता दे। जी क्लियर है मैम। जी अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने काउंट का मेथड यूज किया और मैं काउंट करना चाह रही हूँ कि मेरे टपल में ट्रू कितने दफा आया है। तो इस मेथड को यूज करके मैं ये चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक और आउटपुट आया 2। उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जो है इंडेक्स है ट्रू का, जो मैंने पहली वाली लाइन में प्रिंट करवाया था, और ये जो है काउंट ट्रू का, ये वैल्यू बता रहा है कि काउंट जो है 2 टाइम्स हमारे पास आया है। अच्छा, टपल का जो एडवांटेज ये है ना कि एक दफा आपने डिफाइन कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। टपल जो है, सभा एक सेकंड मुझे ये जी सर। बताइए, एक मैं वैसे अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ और स्टूडेंट्स भी हैं, इनसे भी, इनके आगे भी मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो टपल है, जिसको हम टपल कह रहे हैं, कि ये एक इम्यूटेबल चीज है, यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते? क्या हम ये सही कह है, मैं सकते हैं? करके दिखा देती हूँ आपको। गुड। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने जो चेंज किया था ना ट्रू वैल्यू, क्योंकि जब मैंने ये आप करके दिखाएंगे ना, तो उसके आगे फिर आप मुझे कंट्रोल दीजिएगा, मैं एक चीज जी जी करके दिखाएं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना मैंने एक टपल पहले से डिफाइन किया था, मैंने एंड में खुद से ये वैल्यू ट्रू डाल दी थी इसमें। ये तो मैंने मैनुअली डाली थी, तो आपको लगा होगा कि ये म्यूटेबल है, लेकिन ये म्यूटेबल नहीं है। अब मैं ये करना चाह रही हूँ, जो मैंने माई टपल एक टपल बनाया है, इसके 0 इंडेक्स से मैं जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कराना चाह रही हूँ कराची को लाहौर से। तो जब मैं ये कोड रन करूंगी ना, तो मेरे पास एक एरर आएगा, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है। इसको मैं जरा प्रिंट भी करा लेती हूँ, चलें चलें चेक ऐसे करते हैं, इसको होगा तो नहीं। अपने कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक एरर आ गया है। हाँ, यहाँ पे सही बात एरर शो कर रहा है कि माई टपल जो आप इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं है इस टपल के अंदर, ये आप नहीं कर सकते। जी सर। अच्छा मैडम, एक चीज तो ये हो गई कि हम किसी भी वैल्यू को, एक दफा अगर टपल क्रिएट हो गई तो हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक है? एक तो चीज ये हो गई, इससे कंफर्म। दूसरी चीज ये हो गई कि जी, क्या हम टपल में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं? फर्ज करें मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूं, अपेंड करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं अपेंड कर सकता हूं या लास्ट ऑफ द टपल से ऐड हो जाए आइटम? ऐसा हो सकता है मैडम? ऐसा भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि जब अगर ऐड कर देंगे तो उसकी वो फिर म्यूटेबल हो जाएगा, तो इम्यूटेबल है नहीं, ना। अपेंड, अपेंड के हाँ जरिए सर, भी अच्छा नहीं कर सकते हम। अब मैं अपेंड यूज करके लाहौर अपेंड कराना चाह रही हूँ माई टपल में, तो मैं चेक करती हूँ अपेंड कोई कोई और वैल्यू डाल दूँ। नहीं, तो फिर ये पहले जीरो वाले को ऑफ कर देना, जीरो वाला जो आपने, नहीं जीरो वाला जो, नहीं नहीं, हाँ अच्छा, जी नहीं सर मैं कह सर। रहा हूँ जो आपका माई टेपल जीरो पे आ रहा है, उसमें वो होगा कि वो एरर आ जाएगा, वरना इसको कमेंट कर दें।
ठीक है, ये तो हमने वेरीफाई कर लिया, वाकई आप सही कह रही हैं, ये वाकई यहाँ से नहीं हो रहा। अब ये देखते हैं हैदराबाद ऐड होता है कि नहीं होता है, और फिर हम प्रिंट करा लेते हैं हमारे टपल को। ये अपेंड का फंक्शन भी जो है ना, इसके अंदर ये वाली ये सपोर्ट मौजूद नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते। जो डेटा आपने एक दफा डिक्लेयर कर दिया इसके अंदर वही वैल्यू रहेंगी। तो इसका मतलब मैडम पता है, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम टपल में कॉन्स्टेंट्स ऐसी सर आपकी वॉइस लें जो ब्रेक हो कॉन्स्टेंट्स है, जो चेंज ना होती। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका मतलब तो ये हुआ कि टपल जी एक सर। ऐसा कलेक्शन है कि जिसमें वैल्यू ऐड भी नहीं हो रही, ठीक है। तो जी सर। फिर तो इसका मतलब है टपल में हम ऐसी चीजों को रखें जिनको हमें कांस्टेंट रखना हो, कि जी भाई सर। जैसे फर्ज करें मैंने 6 वैल्यू ली जो कि कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू ले ली, ग्रेविटेशनल वैल्यू की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ले ली, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ले ली, एक्सेलरेशन की अर्थ की वैल्यू ले ली, ठीक है। कुछ इस तरह की मैंने वैल्यूज ले ली और उनकी मैंने एक टपल बना ली। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज है भाई, ये चेंज नहीं होंगी, ये वहीं की वहीं रहेंगी और फिक्स्ड है, इनको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर कोई छेड़ेगा तो ये काम, ये फिर ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो टपल में रखी जा सकती है, जिससे ये सेंस बन रहा है कि ये अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, इसको आप म्यूट नहीं कर सकते, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिर आप ये काम, मैडम इसमें से कोई आइटम हम रिमूव भी नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन से, आई मीन कि भाई तो रिमूव कर दें आइटम, नहीं को सर, पॉप हो जाए। रिमूव भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा हार्ड हार्ड डेटा टाइप है, बहुत ही हार्ड कलेक्शन है भाई। एक दफा जो आपने डाल दी चीजें बस वही है इसके अंदर। अगर मैं जबरदस्त। 9.8 रिमूव करना चाहूंगी तो नहीं। अच्छा ये कांस्टेंट में से मुझे करना है, एक सेकेंड। मैंने एक Great. टपल बनाया कांस्टेंट के नाम से, इसमें मैंने दो कांस्टेंट वैल्यू डाली, 9.8 जो ग्रेविटी की वैल्यू और एक पाई की 3.14। मैं चाह रही हूँ रिमूव हो जाए 9.8। तो ये वाला फंक्शन भी इसके अंदर हम नहीं करा सकते। जब डेटा के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते तो इसका मतलब है ना हम ऐड करा सकते हैं, ना रिमूव करा सकते हैं, ना उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा ये ऊपर वाली वैल्यू चल गई, यहाँ से एरर आ रहा है तो उसको मैं कमेंट कर देती हूँ। सर 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करें करें। अब देखें यहाँ पे रिमूव नहीं हो सकता 9.8। नहीं हो सकता, वाकई ये तो हैंस प्रूव हो गया भाई, ये तो हैंस प्रूव हो गया कि टपल में से आप एक दफा कंस्ट्रक्ट कर लें, टपल एक दफा बना लें, उसके बाद आप उसको उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा अब अगर मॉडिफिकेशन करनी है, फर्ज करें मॉडिफिकेशन करनी है, ये रिक्वायरमेंट आ गई कि मॉडिफिकेशन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके पहले आप लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे और उसको दोबारा से टपल बनाएंगे, टपल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट वे, ठीक है। तो टपल जो होती है वो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट होती है कि आप टपल जो भी हो उसको लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी टपल हाँ, माई लिस्ट बना लें, माई लिस्ट बना लें मैडम सबक, माई लिस्ट बना लें। जो आपने माई टपल लिखा है ना, इसको माई लिस्ट बना लें, माई लिस्ट 2 बना लें, जो भी बनाना चाहें कोई भी माई लिस्ट 2 बना लें। और फिर आप देखें, ये सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि आपकी हैंड्स ऑन यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी प्रूव होते चले जा रहे हैं। सर इसकी मैं टाइप चेक करके पहले दिखा देती हूँ। वेरी गुड, क्या वेरी गुड, इसकी क्या टाइप है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये वाला कोड मैं कमेंट कर देती हूँ। कमेंट कर दें, कमेंट कर दें। ये तो प्रूव हो गया मैडम, ये तो प्रूव हो गया कि भाई टपल एक ही दफा बनेगी और उसमें कोई चीज भी आप ऐड नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। ये कांस्टेंट डॉट रिमूव को भी मैडम कर दीजिएगा, कांस्टेंट डॉट रिमूव कोड में लिखा है ना आपने यहाँ पे, उसको भी कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये फंक्शन भी नहीं चलेगा। सही, आप चलाएं। देखें क्या टाइप प्रिंट हुई। अच्छा यहाँ पे देखें ये टाइप आ गई क्लास लिस्ट। लिस्ट अब आ जो गई ना, मेरा
हाँ ये जो मेरे पास एक टपल था, माई टपल, हाँ ये एक वेरिएबल था। इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज डाली थी वो एज अ टप्पल के फॉर्म में डाली थी, जो अब जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती। फिर मैंने लिस्ट फंक्शन, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज किया, उसमें मैंने ये वेरिएबल पास किया। तो इसका जो टपल को डेटा टाइप है उस टप्पल को जो उसने लिस्ट में चेंज कर दिया। अब मैं गुड, मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। अब मेरे वेरी पास गुड। ये ताकत आ गई है कि इस लिस्ट के अंदर मैं चेंजेस अप्लाई कर सकती हूँ, इसमें मैं अपेंड कर सकती हूँ, इसमें मैं रिमूव कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे पास ये एक्सेस ही नहीं था कि मैं इसकी किसी भी वैल्यू को छेड़ सकूं। यहाँ तो पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैडम सभा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि भाई इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैडम सभा ने एक्सप्लेन भी किया, कि अगर कभी आप टपल की कलेक्शन को यूज कर रहे हो और उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हो, तो पहला काम आप क्या करेंगे? टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है टपल तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चीज चेंज ही नहीं हो सकती, वो तो इम्यूटेबल है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में चीजों को मॉडिफाई करके उस लिस्ट को दोबारा टपल में कन्वर्ट करेंगे। मैडम आप दोबारा इस लिस्ट को पहले एक चीज ऐड कर दें, उसके बाद दोबारा इसको कन्वर्ट करके दिखाएं टपल में। तो सर मैंने इसमें कराची ऐड किया है, मैं देख लेती हूँ डेटा क्या है इसमें। अच्छा, हाँ हाँ, कराची तो पहले से मौजूद है, मैं यहाँ पे लाहौर ही कर देती हूँ। इस्लामाबाद कर दें मैडम, इस्लामाबाद कर दें, कैपिटल सिटी कर दें हमारा। इस्लामाबाद से पता नहीं कोई है कि नहीं है, शायद इस्लामाबाद से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। तो मैंने ये अपेंड कर दिया माई लिस्ट में। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करूंगी, इसको टप्पल बना दूंगी। तो सर मैं वेरिएबल नेम भी चेंज कर दूं? वेरिएबल नेम चेंज कर दें, नाम रख दें माई टपल, चले माई टपल ही नाम रख लें, कोई बात नहीं, कोई बात। अब मुझे यहाँ पे इसको टप्पल का जो कंस्ट्रक्टर है वो देना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डबल पी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, टपल में एक सिंगल पी आएगा आई थिंक। सिंगल भी आएगा, सिंगल आएगा। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। ये ब्यूटी है पाइथन की, जो ब्यूटी है ना वो ये है, इंतहाई इजी लैंग्वेज है, आपको बड़ी इजी यूटिलिटी फंक्शंस देती है, जिससे आप डेटा की मैनिपुलेशन, डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा की एनालिटिक्स, डेटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट पे जो मेरे पास टप्पल रिसीव हो रहा है, इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन कर दी है। एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया एकदम अपेंड, क्योंकि आखिर में करता है। तो आप इंसर्ट का फंक्शन मेथड यूज करते तो आप किसी भी पोजीशन पे कर सकते थे। तो ये टप्पल में हमने मॉडिफाई किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किया है। उसको पहले लिस्ट में चेंज किया, फिर उसकी वैल्यू को हमने चेंज किया, उसके बाद दोबारा उसको टप्पल में चेंज कर दिया।